हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। एंड ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, वो दोनों के दोनों करे थे। इस वीडियो के अंदर हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपना मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और नेशनलिज्म इन इंडिया ये करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये दोनों पार्ट अगर आपने अच्छे से देख रखे, एक एक क्वेश्चन कर रखा है, 100% मार्क्स आने वाले हैं आपके, मतलब 20 आउट ऑफ 20 जो है आएंगे। मतलब हिस्ट्री आपको पता है 20 नंबर की आ रही है, तो उसमें से एक मार्क्स भी नहीं कटोगा आपका। ठीक है। बाकी सेम चैप्टर के, मतलब सेम जो जो हमारे चैप्टर है, सेम वीडियो मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बना रखी है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है हिंदी मीडियम से, तो उसको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वो शेयर कर देना। और बाकी जैसे आपको पता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। भरत कुमार खोरवाल वाला मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, बट अभी यहाँ पर मैं लाइव वगैरह कर रहा हूँ। जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। और जो दूसरा हमारा चैनल है मेन पॉइंट टेक, बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है एनिमेशन वीडियो बनाकर, है ना। ये देखो, एनिमेशन वीडियो फ़ोन से लैपटॉप से कैसे बना सकते हो आप, वेबसाइट कैसे बना सकते हो फ्री में, वेबसाइट से अर्निंग कैसे होती है। ओके, दूसरे की वीडियो कॉपी करके आप कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। अभी पहले हम शुरू कर देते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी, क्या होता है डिफरेंस दोनों में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो थोड़ा सा समझ लो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के फेज को प्रोटो, प्रोटो का मतलब ही होता है इनिशियल, अर्ली, पहले के स्टेज को बोला जाता है प्रोटो। प्रोटो का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले, आपको पता है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले क्या करते थे लोग, अपने घर पे चीजों को बनाते थे, और उसके बाद फैक्ट्री आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सब कुछ डिसेंट्रलाइज होता है। मैंने आपको पता है ये बात, हर चीज जो होती है वो फैली हुई होती है ना। लोग अपने घरों में प्रोडक्शन करते हैं, अपने घरों में कोई कपड़ा बनाता है, अपने घर में कोई रुई को साजता है, अलग अलग काम करता है। तो लोगों के घर में होता है सब कुछ बिखरा हुआ होता है ना। किसी के घर में ये काम हो रहा है, किसी दूसरे के घर में ये काम हो रहा है, ऐसा होता है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, सब कुछ सेंट्रलाइज होता है, सारा का सारा काम जो होता है वो फैक्ट्री के अंदर ही होता है। यस और नो। बिल्कुल, रुई से धागा बनाने से लेकर कपड़ा बनाने तक सारा का सारा काम फैक्ट्री में होता है। बट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सारा काम अलग अलग लोगों के अलग अलग घर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है कि अब देखो सारा काम जो है डिसेंट्रलाइज है, तो आप है ना सुपरवाइज नहीं कर सकते, है ना। आप क्वालिटी चेक नहीं कर सकते बार बार लोगों के घर जाने। अब देखो बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे ऐसे, तो बहुत सारे लोगों के घर में काम हो रहा होगा, तो जो हमारा ओनर है वो कैसे सबके घर में जाएगा। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, फैक्ट्री होती है, सब कुछ सेंट्रलाइज होता है, तो बहुत ईजी होता है सुपरवाइजर के लिए सुपरवाइज करना कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, और क्वालिटी चेक करना भी ईजी होता है। लास्ट पॉइंट है ये बता ही रखा है इसमें, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता था, प्रोडक्शन घर पे होता था या फार्म पे होता था, फैक्ट्री में नहीं हुआ करता था। जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या होता था, सारा का सारा काम जो होता था, जो भी प्रोड्यूस होती थी चीजें, वो प्रोफेशनल वर्कर द्वारा होता था, और यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के द्वारा होता था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 कॉजेज बताओ जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया, ठीक है, क्यों आया, इसके क्या रीजन है, ठीक है, या कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम मिला इंग्लैंड के अंदर, ये आएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है। ओके, चलो, तो ये है जी इसका आंसर। बिल्कुल डिट्टो डिट्टो याद करना है, मैंने तभी आपको आंसर भी मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो पहला पॉइंट है ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। बात ये थी कि धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही थी, और इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही थी, तो इसी की वजह से क्या हो रहा था कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दूसरी कंट्री में बेच रहे थे। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। 17 और 18 सेंचुरी में क्या हो रहा था, मर्चेंट जो हो रहे थे वो गाँव में शिफ्ट हो रहे थे, ताकि वो आर्टिसन को और जो पीजेंट है उनको काम करवा सके, उनसे काम करवा सके, और उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट जब ग्रो कर रही थी तो ज्यादा चीजें चाहिए थी, ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए थे, तो इसीलिए ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे हमारे मर्चेंट जो है वो गांव में शिफ्ट हो गए कि जी गांव वाले लोगों को बोलेंगे सस्ते में आप बना दो, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम उसे बेच पाएंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा तो चीजों की नीड बढ़ी, और इसी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड। ये भी ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है कि अब देखो इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड ट्रेड में क्या हो रही थी, चीजों की कॉलोनी में और डिफरेंट पार्ट में, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में चीजों की डिमांड बढ़ रही थी। अब चीजों की डिमांड बढ़ रही थी तो चीजें भी बढ़ेगी, और चीजें कहाँ बनती है, आपकी फैक्ट्री में बनती है, और फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो जब चीजों की डिमांड बढ़ने लग गई तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बनने बढ़ने मतलब बनाने लग गए लोग, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री जो है वो मतलब उस पर काम करने लग गए लोग। तो उससे भी क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ज्यादा फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। और प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम ने भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। कैसे, पहले काम है ना सारा का सारा घरों में होता था, बट घरों में जो काम होता था उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि सुपरवाइज नहीं हो पाता था काम। ठीक है।
तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री वगैरह बनी और बहुत बड़े नंबर पे बनी। तो एक तरह से आप कह सकते हो अगर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होता तो इंडस्ट्री बनती ही नहीं कभी, है ना। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई दिक्कतें थी, तभी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तभी तो फैक्ट्रीज आई है ना। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, न्यू इन्वेंशन। अब नए नए इन्वेंशन होते गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि हर प्रोसेस में, हर चीजों में क्या हो रहा था। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले लोग घरों से काम कर रहे थे, ठीक है, तो कुछ इन्वेंशन नहीं था, तो सारे लोग घर से अपने हाथों से काम करते थे। बट जब फैक्ट्री मशीनें वगैरह आने लग गई ना, तो मशीनें जो है अब लोग हर बंदे के लिए अलग, उसके घर के लिए अलग से मशीन ही बना सकते थे, तो सारी मशीनें फैक्ट्री में आ गई, ठीक है। और बहुत सारी फैक्ट्री ऐसे लगने लगी और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो नए नए इन्वेंशन ने भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर बनाया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में हेल्प करी है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। आपको बिजनेस खोलने के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब ना पैसा जो है वो 17 और 18 सेंचुरी में इंग्लैंड में मिलना बहुत आसान हो गया था, ठीक है। बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियल्स है वो मशीन खरीद पा रहे थे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पा रहे थे, क्योंकि लोन मिलना उस समय बहुत आसान हो गया था उनके लिए। तो इससे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों को मिलने लगा, फैक्ट्री ओनर्स को मिलने लगा, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खोली ताकि रॉ मटेरियल का फायदा उठा के फिनिश गुड्स को बनाया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा, वैसे इस पीडीएफ के अंदर जो भी सिर्फ 10 क्वेश्चन है, इस पीडीएफ के अंदर 10-11 क्वेश्चन है, रट लो, यही आएंगे, सीधा सीधा बता दूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर कैप्चर द इंडियन मार्केट थ्रू एडवर्टीजमेंट, या हाउ द नेशनलिस्ट यूज एडवर्टाइजमेंट टू सेल देयर प्रोडक्ट। घुमा फिरा के द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपसे पूछा जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। आपसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर का भी पूछा जा सकता है और इंडियन नेशनलिस्ट का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने दोनों का ही आंसर एक में कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाले जो ये क्वेश्चन नंबर मैंने, हाँ, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया क्या बीच में? और ये एक बार वही सोचो, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया शायद, है ना। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लेते हैं, अब आपको समझ आ गया, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, ठीक है। तो ये रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट है, तो इसमें यही बता रखा है कि एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। पहले तो ये जनरल लाइन है, ऊपर के 4-5 पॉइंट है ना जनरल है, और बाकी नीचे ऐसे पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं, मतलब मार्क्स इनके मिलेंगे, बट ये इंट्रोडक्शन के लिए लाइनें हैं। क्या क्या लिखी हुई है बात कि सबसे पहले तो बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट है बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों को इच्छा जागती है चीजों को खरीदने की, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जो होती है वो ये बताती है कि चीजें कितनी डिजायरेबल है और कितनी नेसेसरी है, ठीक है जी। दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल एंड क्रिएट द न्यू नीड, ठीक है, मतलब लोगों के माइंड को इफेक्ट करती है और उसे खरीदने के लिए मजबूर करती है, इसलिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एडवर्टीजमेंट ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा हेल्प करी है मार्केट में चीजों को बेचने के लिए, ठीक है। अब आप सुनो, देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिशर ने या जो मैनचेस्टर, आपको पता है मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटिश का ही, मतलब ब्रिटिश के अंदर ही पड़ता है मैनचेस्टर, तो ब्रिटिश बोल देता हूँ मैनचेस्टर की जगह, आपको इजीली समझ आएगा। तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने कपड़ों पे जो भी वो बनाते थे बंडल पे, उसमें मेड इन मैनचेस्टर लिखना शुरू कर दिया। इससे क्या होता था, लोगों को कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ जी ब्रिटिश के बनी हुई चीज है, इंपोर्टेड चीज है, महंगी चीज है, तो लोग ज्यादा खरीदते थे। तो ऐसे उन्होंने कहीं ना कहीं फायदा उठाया, एडवर्टीजमेंट मेड इन मैनचेस्टर लिखा उन्होंने, ताकि वो बेसिकली चीजों को एक इम्पोर्टेड दिखा सके और बेच सके, है ना। आज भी इंडिया में देखो लोग है ना मेड इन इंडिया चीजें कम खरीदते हैं, मेड इन यूएसए वगैरह या मेड इन फ्रांस चीजें बहुत आपको महंगी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि वो बहुत सारे क्या करते थे, पिक्चर्स वगैरह भी लगाते थे, जो ब्रिटिशर वगैरह पिक्चर वगैरह ब्यूटीफुल क्राफ्ट वगैरह लगाते थे, ताकि एडवर्टीजमेंट और उनकी चीजें बिके। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या करते थे, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, एम्परर की, राजा की और नवाब की चीजें भी, जो है नवाब की फोटो वगैरह भी लगाते थे प्रोडक्ट पे, ठीक है। इससे क्या होता था, वो ये बताना चाहते थे कि अगर आप इस रॉयल फिगर की रिस्पेक्ट करते हो तो ये चीजें खरीदो, ठीक है। तो अच्छा ये बीच वाले पॉइंट को छुड़वाए मैंने, क्योंकि ये जो है वो इंडियन इंडियन यूज करते थे, ठीक है। ब्रिटिशर क्या यूज करते थे, मेड इन मैनचेस्टर लिखते थे या नवाब वगैरह की फोटो यूज करते थे, ठीक है। बट अब इंडियन नेशनलिस्ट क्या यूज करते थे, इंडियन नेशनलिस्ट का बताता हूँ। इंडियन नेशनलिस्ट जो है पहले तो भगवानों की फोटो लगाते थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा भगवान की रिस्पेक्ट करता है, और जो जैसे अगर आप अपने भगवान की चीज देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे को खरीदनी चाहिए, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा, नेशनलिस्ट क्या करते थे, मेड इन इंडिया लिखते थे और ये बोलते थे कि अगर आप हमें इंडिया के नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते हो तो आपको ये चीजें खरीदनी है। यही बात बोली गई है, देखो कि मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि इफ यू केयर फॉर द नेशन, अगर आप अपने भारत की चिंता करते हो, देश की चिंता करते हो, तो ये प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट का फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया, एडवर्टीजमेंट का फायदा हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी उठाया।
दोनों ने अलग अलग तरीके से उठाया। ये मेड इन मैनचेस्टर लिख देते थे और नवाबों की फोटो लगा देते। अपने वाले क्या करते थे कि कैलेंडर वगैरह पे भगवान की फोटो वगैरह लगा देते थे, या जो भी चीज़ वो बेच रहे भगवान की फोटो लगा देते थे, या साफ साफ बोल देते कि अगर आप भारत की केयर करते हो तो हमारी चीज़ें खरीदो। ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे कि हाउ डिड द इंक्रीज ऑफ लेबर अफेक्ट द लाइफ ऑफ वर्कर। यह क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि वर्कर की लाइफ कैसी थी इंग्लैंड के अंदर। तो मैं आपको साफ बताऊं, वर्कर की लाइफ जो थी ना इंग्लैंड के अंदर बहुत ही ज्यादा बदतर थी। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली बहुत ज्यादा लोग जो थे वो काम की तलाश में थे, बट जो जॉब्स थी वो बहुत ही कम थी, स्कार्सिटी ऑफ जॉब थी। ठीक है, और जॉब मिलना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर आपका पहले से कोई बंदा काम कर रहा है ना, तभी आपको जॉब मिल पाती थी। ठीक है, यहाँ अगर कोई फ्रेंडशिप के जरिए आपको जॉब मिल पाती थी। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि उनको सीजनल जॉब करनी पड़ती थी, जैसे कि मान लो सर्दियों में वाइन वगैरह की उसमें है ना जॉब मिल गई, और बाकी पीरियड उनको खाली रहना पड़ता था। ओके, पॉवर्टी वगैरह फेस करनी पड़ती थी उनको बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखो उनकी है ना इंक्रीज हो रही थी, वेजेस इंक्रीज हो रही थी, बट महंगाई और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, तो उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। रियल वेजेस उनकी गिर रही थी, जिनकी वजह से वो और गरीब हो रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अनदर प्रॉब्लम वाज द नंबर ऑफ द डेज वर्क डिटरमाइंड द डेली वेज इनकम, दस इट कुड बी सम्ड द वर्कर। मतलब उनकी लाइफ जो थी बहुत खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनको बहुत डेली एवरेज जो है इनकम जो है वो कम दी जाती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, और उनको एक और प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक और बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनको, अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि उनको डर था कि हमारी जॉब नहीं ना चली जाए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने मशीनों वगैरह पर अटैक भी करना शुरू कर दिया था। मतलब वर्कर की लाइफ जो थी बहुत ही खराब थी। वर्किंग कंडीशन खराब नहीं थी, वर्किंग कंडीशन खराब थी, कम सैलरी दी जाती थी, जॉब नहीं मिलती थी, है ना। तो ये सारी की सारी कंडीशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय गोमास्तास। अच्छा, ये गोमास्तास होते क्या है पहले तो वो देखते हैं हम। और उसके बाद क्या लिखा है कि गोमास्तास और हमारे इंडियन वीवर्स के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, रीजन बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो आते हैं कि गोमास्तास होते कौन है। ठीक है, गोमास्तास जो है वो बेसिकली अंग्रेजों का टट्टू होता था। टट्टू समझते हो अंग्रेजों का? अंग्रेजों ने इस बंदे को जो है वो अपॉइंट किया था ताकि ये इंडियन वीवर से बात कर पाए। ठीक है, इसका काम क्या होता था, ये वीवर को सुपरवाइज करता था, इंडियन वीवर को सुपरवाइज करता था। ठीक है, उनसे फिनिश गुड्स लेता था, क्वालिटी एग्जामिन करता था, और अगर कोई वीवर खराब प्रोडक्ट बनाता है या बहस वगैरह करता है तो वो मारता भी था, उनको पनिश भी करता था। ठीक है, अच्छा, गोमास्तास के बीच में और इंडियन वीवर के बीच में कभी दप्पड़दुबी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। क्यों? क्योंकि गोमास्तास का हमारे विलेजर्स थे, या मैं गोमास्तास जो था वो आउटसाइडर था, है ना। इंडियन वीवर के गांव में नहीं रहता था गोमास्तास, तो उसका कोई सोशल लिंक नहीं था। जो गांव वाले लोग हैं गोमास्तास को डर की नजर से देखते थे, ना ही एक अच्छे बंदे की नजर से। ठीक है, उनको लगता था ये हमारा शोषण करने ही आ रहा है। और जब भी वो आता था ना विलेज के अंदर, तो अपने साथ सिपाही वगैरह लेकर आता था। ठीक है, और अगर कोई वीवर जो है वो डिले कर देता था अपना कंसाइनमेंट भेजने में, मतलब ये बोला गया कि 7 तारीख को आपको चीजें जो है सप्लाई करनी है, और वो बंदा 10 तारीख को करता था वीवर, तो उसको पनिश किया जाता था सबके सामने। ठीक है, और ये भी बोला, और ये भी था कि जो गुमास्तास था वो ये भी बोलता था वीवर को कि आप किसी और बायर को कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि आपने हमारे से लोन लिया है। ठीक है, गुमास्तास पता है कैसे पटाता था हमारे वीवर्स को, इंडियन वीवर को? वो है ना लोन देता था इंडियन वीवर को, और बोलता था कि आप किसी को भी प्रोडक्ट मत बेचना हमारे अलावा, क्योंकि हमने आपको लोन दिया है। ठीक है, और उसके एंड में बाद में ना बहुत कम प्राइजेस दिए जाते थे उनको, उनकी उनकी प्रोडक्शन के उससे, मतलब मान लो पैसे वगैरह दे दिए, इंडियन वीवर्स ने कपड़ा बनाया, और कपड़ा मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, बट वो गुमास्तास उनसे 6 रुपए में खरीदता था, तो बहुत नुकसान होता था। तो इसी की वजह से दप्पड़दू हो जाती थी कहीं ना कहीं, गुमास्तास और वीवर्स के बीच में क्लैशेस जो थे वो बहुत आम थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है 19 जो सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या होते हैं, जो बिजनेसमैन थे जिनकी फैक्ट्रियां थी, वो क्या करते थे, हैंड मशीन आने के बावजूद भी हैंड लेबर की तरफ ही, मतलब हैंड लेबर से ही काम करवाते थे, लोगों से ही काम करवाते थे। क्यों? मशीन में क्या दिक्कत थी? पहली बात तो थी कि लोगों की कमी नहीं थी, लोग बहुत सारे थे। अब क्या होता है, मशीन मान लो 10 लाख रुपए की है ना, और जो हमारा जो, क्योंकि अब बहुत सारा लेबर है, अब जितने ज्यादा लेबर होंगे वो उतने ही सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो वो 10 रुपए में काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। तो लेबर बहुत सारे थे, तो इसकी वजह से उन्होंने मशीन वगैरह को प्रेफर नहीं किया। दूसरा है कि न्यू मशीन के लिए बहुत पैसा चाहिए था, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं होता था। ठीक है, और नेक्स्ट है द सीजनल इंडस्ट्रीज और बेटर टू एम्प्लॉय हैंड वर्कर। अब क्या था, काम भी सीजन था। मान लो आपके पास कोई मतलब वो शराब की है, तो वो ठंड में तो चल जाती थी, है ना, मतलब बेवरेज वगैरह ठंड में तो चल जाती थी, गर्मियों में नहीं चलती थी। तो गर्मियों में आप हैंड लेबर को तो काम से निकाल सकते हो, बट गर्मियों में आप मशीन को कैसे करोगे, फिर बाद में फिर सही करवानी पड़ेगी, मान लो 6 महीने बंद हो के खराब हो गई तो, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम थी। और देयर वॉज अ डिमांड ऑफ फाइन इंट्रिकेट वर्क,
और लास्ट पॉइंट ये है कि हाथों से बनी जो चीज़ें होती थी ना वो बहुत ही डिटेलिंग के साथ होती थी। मशीन से बनी चीज़ें जो होती थी रद्दी होती थी, है ना, इतनी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की नहीं होती थी, इसलिए भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हैंड लेबर का यूज़ किया करते थे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत क्या हो गई थी, ब्रिटेन के ट्रेड की क्या हालत हो गई थी। याद होगा आपको द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा था, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था, बट वो इकोनॉमी से रिलेटेड था, ये ट्रेड से रिलेटेड है, दोनों में डिफरेंस है ना, बहुत अच्छे से समझ लेना। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना अमेरिका की जो हमारे ब्रिटेन की हालत जो है वो बहुत खराब हो गई। कैसे? पहला तो सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई है, आप देखोगे ना, और में भी डाल रखा है मैंने क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन की जगह ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, बात सेम ही है, तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है कि मैनचेस्टर जो है, ब्रिटिश जो है, वो कभी भी पहले उनका इंडियन मार्केट पे कंट्रोल होता था, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो इंडियन मार्केट पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो सारे के सारे लड़ाई में लग गए, ब्रिटिशर जो थे वो पूरा का पूरा लड़ाई में लग गए, और इसी का फायदा इंडियन ने उठाया। क्यों? क्योंकि इंडिया की बहुत सारी इंडस्ट्री ने लड़ाई के लिए जो है वो चीजें बनाना शुरू कर दिया, बैग, क्लोथ, आर्मी यूनिफॉर्म, है ना, तो वहां से उनकी सप्लाई बढ़ी, है ना। और यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो तो अपने लोगों के लिए, जहाँ लड़ाई वगैरह हो रही थी वो भी बना रहे थे। जैसे देखो ब्रिटेन के अंदर है ना, जो पहले कपड़े वगैरह की फैक्ट्री होती थी उनको बंद करके बोला कि जी जूते वगैरह बनाओ, आर्मी के लिए चाहिए, है ना, और कम पड़ गए, तो इसलिए हमारे इंडियन लोगों ने भी, इंडियन इंडस्ट्री ने भी यूनिफॉर्म, बैग्स वगैरह भेजे, तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरी बात है, ब्रिटेन है ना बहुत अलग अलग कंट्री में अपना कपड़ा भेजता था। ठीक है, अब वो लड़ाई की वजह से कपड़ा नहीं भेज पा रहा था, क्योंकि वो तो लड़ाई में लगा हुआ था, पूरा व्यस्त था लड़ाई में, और इसी का फायदा इंडियन इंडस्ट्रीज ने उठाया। उन्होंने बहुत भर भर के कपड़े बनाए और अपनी लोकल मार्केट में बेचे, और जब लड़ाई खत्म हो गई तो ब्रिटेन है ना कैप्चर नहीं कर पाया, दोबारा से कंट्रोल नहीं कर पाया इंडियन मार्केट पे, क्योंकि इंडियन मार्केट में अब जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वो बिल्कुल जम के बैठ गए थे। ठीक है, अब ब्रिटेन के लोगों के लिए, ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही मुश्किल था कि इंडियन को कन्विंस करना कि आप हमारी चीजें खरीदो। ठीक है जी, तो यही बात लिखी हुई है। चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हमारे जो, जब मैनचेस्टर इंडिया के अंदर आया था, मैनचेस्टर क्या मतलब, मैनचेस्टर का मतलब है जब ब्रिटिश ट्रेडर, ब्रिटिश कपड़ा बनाने वाले, ब्रिटिश का कपड़ा जब इंडिया के अंदर आया था, तो इंडियन वीवर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी थी वो बताना है आपको। सबसे पहले तो बात ये थी, हाँ यही वाला पहला पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल पे है ना अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा क्या लगा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दी। मतलब इंडिया का अगर कोई कपड़ा ब्रिटेन में जाता था ना, तो मान लो 10 रुपए का कपड़ा है तो वो 50 रुपए का हो जाता था, तो इसके लिए ब्रिटेन के अंदर कोई उनका कपड़ा खरीदता नहीं था, बहुत महंगा था। तो एक तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जबकि इंडिया के साथ उल्टा उल्टा होता था। इंडिया से, अब ब्रिटेन से अगर कोई चीज इंडिया के अंदर जाती थी ना तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था, तो इसकी वजह से हमारे इंडियन जो इंडियन जो वीवर है ना, वो जो चीजें बनाते थे, मान लो उन्होंने 10 रुपए की चीजें बनाई और ब्रिटेन से आ रही है 5 रुपए की, तो ऑब्वियसली लोग है, ऑब्वियसली बात है, लोग अंग्रेजों के कपड़े ही खरीदेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे इंडियन इंडियन वीवर्स के लिए। दूसरा, वीवर वर नॉट एबल टू प्रोक्योर गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, हमारे जो इंडियन वीवर्स है उनको बढ़िया क्वालिटी की, जैसे कपड़ा बना रहे हैं ना, तो बढ़िया क्वालिटी का कॉटन नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कॉटन इंडिया से ब्रिटेन भेज दिया जाता था कपड़ा बनाने के लिए। ओके, और इसकी और दूसरी बात है कि इंक्रीज दी रॉ कॉटन एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ द रॉ कॉटन ऑल्सो शॉर्ट अप। इसका मतलब है कि अब बहुत सारा इंडिया का कॉटन जो है वो ब्रिटेन में भेजा जा रहा था, तो इंडिया में जो थोड़ा सा बचा हुआ कॉटन था ना वो बहुत महंगे प्राइस पे बेचा जा रहा था, जो कि हमारे इंडियन वीवर खरीद नहीं पा रहे थे, और उनको फिर फैक्ट्री बंद भी करनी पड़ गई थी। फैक्ट्री तो थी नहीं उनके पास, उनको अपना काम बंद करना पड़ गया था बेसिकली। तो यही बात लिखी हुई है। और लास्ट पॉइंट यही है कि मशीन से बने हुए जो कपड़े होते थे ना ब्रिटेन के, बहुत सस्ते आते थे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था इंडियन वीवर्स के लिए, क्योंकि उनके कपड़े वो हाथों से बनाते थे, थोड़ा महंगे होते थे, मेहनत लगती थी ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन वीवर फेस कर रहे थे। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो, पॉइंट वाइज रीड कर लेना, यही आंसर लिख कर आना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि आपको 3 रिस्ट्रिक्शन बतानी है जो ब्रिटिशर ने लगाई थी 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इंडियन जो ब्रिटिशर थे ना उन्होंने बहुत सारी वो लगाई थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या थी? मोनोपोली ऑन ट्रेड। उन्होंने मोनोपोली और ट्रेड इम्पोर्ट इम्पोज कर दी। इसका क्या मतलब है कि इंडियन जो मर्चेंट है ना वो किसी और को, किसी दूसरी कंट्री में चीजें नहीं बेच सकते, वो बेचेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को। यानी बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन था ना, अब वो सिर्फ ब्रिटिश जाएगा, वो फ्रांस वगैरह नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है, फ्रांस वाले ज्यादा पैसे देते थे, आर्मेनिया वाले ज्यादा पैसे देते थे, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दे आर नॉट अलाउड इनफ फॉर स्पेस फॉर दी ट्रेड ऑपरेशन, तो एक प्रॉब्लम हो गई। मोनोपोली कर दी कि जी सिर्फ हमको ही बेचोगे आप, ये पहला पॉइंट था। इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इंडियन वीवर को, इंडियन मर्चेंट को प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम आई?
इंडियन वर बैरेड फ्रॉम द ट्रेडिंग विद द यूरोप मैन्युफैक्चरर एंड दे कुड ओनली एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल एंड द फूड ग्रेन, है ना। जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर उनको बोल दिया कि आप, है ना, अगर कुछ दूसरी कंट्री में भेजना भी चाहते हो ना, तो आप बना बनाया कपड़ा नहीं भेज सकते, आप सिर्फ रॉ मटेरियल भेज सकते हो, ठीक है, और फूड ग्रेन खाने की चीजें भेज सकते हो, है ना, और बाकी चीजें आपको ब्रिटेन ही भेजनी पड़ेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गई थी हमारे इंडियन मर्चेंट के लिए, है ना। लास्ट पॉइंट है कि इंडियन बिजनेसमैन जो थे ना, वो नॉट अलाउड टू ज्वाइन द यूरोपियन एजेंसी कंपनी। यूरोपियन की जो एजेंसियां कंपनियां थी ना, उनको वो ज्वाइन करने का कोई हक नहीं था, ठीक है। और इंडियंस जो थे कुड नॉट ओनली प्रोवाइड कैपिटल वाइल मैनेजिंग मेड इन्वेस्टमेंट टू बिजनेस रिलेटेड डिसीजन। होता क्या था कि जो भी ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसे वगैरह चाहिए, है ना। तो पैसे वगैरह चाहिए ना, तो पैसे वगैरह जो है वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसियां देती थी और मेजर डिसीजन वही लेती थी। तो इंडियन जो बिजनेसमैन है उनके हाथ से पावर छिन रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ये लिखा है ना, इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। आप, है ना, इंडियन जो बिजनेसमैन है वो कितने भी पैसे देते, वो यूरोपियन एजेंसी में नहीं आ पाता था। यूरोपियन एजेंसी में इंडियन को नहीं लिया जाता था, चाहे वो इंडियन कितना भी अमीर हो। इसकी वजह से जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजन होते थे ना, वो यूरोपियन एजेंसी लेती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गया था हमारे इंडियन मर्चेंट, इंडियन वीवर्स, इंडियन बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। लास्ट है कि मैनी ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सर्वाइव डिस्पाइट द टाइट इकोनॉमिक कंट्रोल इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है 10, कि इंडियन जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो फिर भी सरवाइव कर गए थे। मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बट फिर भी वो सरवाइव कर गए थे, इतनी टाइट रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि पहले तो है, व्हेन द इंडियन बिजनेसमैन बिगन टू सेट अप इंडस्ट्री इन द लेट 19th सेंचुरी दे अवॉइडेड कंपीटिंग द मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। ओके, अब, है ना, इंडियन बिजनेसमैन समझ गए थे कि जी अगर हम अंग्रेजों के साथ कंपटीशन करेंगे ना तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बेसिकली ऐसी चीजों को बनाना कम कर दिया जिससे कंपटीशन बने, है ना। उन्होंने कुछ और चीजें बनाना शुरू कर दी। यस और नो? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, एज दी स्वदेशी मूवमेंट रीच इट्स पीक द नेशनलिस्ट एडवाइज पीपल टू बॉयकॉट दी क्लोथ एंड इट वर्क। और ये एक सेकंड पॉइंट है कि जब भारत में आजादी का मूवमेंट चला था तो ब्रिटिश कपड़ों को बॉयकॉट करने की बात करी गई थी। तो इससे भी कहीं ना कहीं इंडियन एंटरप्रेन्योर को, इंडियन बिजनेसमैन को फायदा मिला, क्योंकि सारे जो है वो ब्रिटिश के कपड़े बॉयकॉट कर रहे थे और इंडियन के कपड़े खरीद रहे थे। लास्ट है, इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट द कलेक्टिव इंटरेस्ट टू। अब तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन है ना, अब वो मिल गए थे और मिलने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट पे क्या किया, प्रेशराइज करना शुरू किया गवर्नमेंट को कि आप जी हमको ट्रेड टैरिफ प्रोटेक्शन दो और कुछ कंसेशन वगैरह दो, है ना। मतलब हमारे लिए कुछ भला करो, हमारा भी, ठीक है। अंग्रेजों का बहुत कर लिया आपने, हमारा भी भला करो, अभी आप हमारे देश के अंदर हो। तो ये बोलना भी शुरू कर दिया, है ना। मतलब वो एकजुट हो गए थे, तो इनसे भी कहीं ना कहीं वो बचे रहे। और लास्ट पॉइंट है कि व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ द यार्न टू चाइना डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द चाइनीज एंड द जापानीज यार्न इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन टू प्रोड्यूस क्लोथ। अब होता क्या था, पहले ना धागा और कपड़ा बेचते थे हमारे इंडिया के चाइना और जापान, बट उसके बाद क्या था, चाइना और जापान में पहले से ही बहुत ज्यादा यार्न मिलने लग गया था। तो अब इंडिया के वीवर्स ने क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। उन्होंने कहा देखो धागा तो है ही, अब चलो धागा नहीं बेच सकते हम चाइना और जापान में, क्योंकि यहाँ पर धागा पहले से बन रहा है, तो आप एक काम करो कपड़ा बनाकर बेचो। तो उन्होंने बेसिकली अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट कर ली, जिसकी वजह से हमारे इंडियन जो एंटरप्रेन्योर है वो बच गए। ठीक है, चलो लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब दी कंट्रीब्यूशन ऑफ द अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द इंडियन इन शेपिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। बेसिकली इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल निभाया। तो ये रहा जी लास्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने चाइना से ट्रेड वगैरह करा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ठीक है। अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, इंडियन बिजनेस को वो ऊपर लेकर गए। इंडिया में अलग अलग एंटरप्राइजेस वगैरह खोले और बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैन का नाम दे रखा है, जैसे द्वारकानाथ टैगोर, है ना। इन्होंने भी कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर 1830s में और 40s में फैक्ट्रीज वगैरह खोली थी, ठीक है। और भी अलग अलग हमारे बिजनेसमैन थे, जैसे पारसीज थे, जैसे जिनशॉ पैटिल हो गए हमारे, जमशेदजी नसूर वानजी टाटा, पता है कौन है ये, रतन टाटा के दादाजी, ठीक है जी। और उन्होंने भी बहुत अपना एंटरप्राइजेस वगैरह खोल दिया था। आपको पता है ना, उन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल ऑफिस पता है कहाँ खोला था, लंदन में, ठीक है। मतलब घर में घुस के ही अंग्रेजों जो हमें लूट रहे थे उनके घर में घुस के खोल दिया, है ना। तो बेसिकली इनका भी, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा रोल था इंडियन बिजनेस को ऊपर ले जाने में, ठीक है जी।
क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? ओके। और उसके बाद उन्होंने सेंसिंग दी राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, उन्होंने बिल्कुल अच्छा तरीका ढूंढा, बिल्कुल बढ़िया तरीका, बड़ा बढ़िया टाइम ढूंढा कि हम कैसे कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के बिजनेसमैन को वो आगे लेकर गए। ब्रिटिश के टाइम में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि अलग अलग देशों में फैली हुई थी, जबकि ब्रिटिशर आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, फिर भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत अहम रोल निभाया आगे बढ़ने में। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे कि सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी पहली जूट मिल कोलकाता के अंदर खोली थी। ये एग्जाम्पल में याद रखना और इसको पॉइंट्स में लिखना, मैंने गलती से पैराग्राफ में लिख दिया है तो इसको पॉइंट्स में कर लेना। ये पहला पॉइंट हो गया, है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया द्वारका नाथ वाला, फिर उसके बाद ये चौथा पॉइंट हो गया, है ना, ऐसे पॉइंट्स में लिखना है इसको। ठीक है, अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जॉबर्स क्या होते हैं? ब्रिटिशर जॉबर्स को लगाते थे, और ये जॉबर्स वो होते थे जो लोगों को, क्योंकि ब्रिटिशर को तो नहीं पता था इंडियन लोगों के बारे में, तो ये जॉबर होता था ना वो इंडियन ही होता था, बूढ़ा होता था। ये बंदा क्या करता था, लोगों को जॉब पे रखता था और उनसे पैसे वगैरह लेता था, है ना, समझ गए ना, बिचौलिया का काम करता था ये। द इंडियन नेटवर्क ऑफ द मर्चेंट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, वाई? इंडिया के अंदर जो इंडियन का मतलब जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आया था तो इंडिया का जो मर्चेंट नेटवर्क है ना वो टूटने लग गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने राइट टू ट्रेड लगा दिया था कि आप सिर्फ हमको बेच सकते हो, तो इसकी वजह से जो मर्चेंट दूसरी कंट्री पे बेच सकते थे उनका काम बंद हो गया। और वो है ना इंडिया के ज्यादातर जो है वो सूरत से और हुगली से भेजते थे। ठीक है, तो सूरत से भेजते थे बेसिकली, अब वो खत्म हो गया, अब हुगली में स्टार्ट हो गया। ये पार्ट डिक्लाइन दी पोर्ट है, ये डिक्लाइन ऑफ पोर्ट, डिक्लाइन ऑफ पोर्ट कर लेना, डिक्लाइन ऑफ पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी जो ट्रेड पहले हुगली से और सूरत से होता था वो कम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन ये पूछा है पीजेंट ने और आर्टिसन ने मर्चेंट के लिए गांव में काम करना क्यों शुरू कर दिया? पैसे नहीं होते थे, इनकम बहुत कम थी, है ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। और जो हमारे मर्चेंट थे उन्होंने भी बोला अब घर में रह के काम करना, तो इसकी वजह से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड गिल्ड क्या होते थे? आपको पता है ना कि जो मर्चेंट है वो, अच्छा ये भी बात बता दूं, इस चैप्टर के मैं एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ, एमसीक्यू देखना मत भूलना। याद रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने एमसीक्यू की वीडियो देखी हुई हो। एमसीक्यू की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो जरूर देखना इस चैप्टर की। ठीक है, और आपको पता है ना मैं डेली लाइव करवा रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं डेली लाइव आ रहा हूँ। हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल के नाम से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ पर मैं डेली लाइव आ रहा हूँ, कल भी लाइव आया था, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो शॉर्ट्स है, ये देखो कल भी लाइव आया था मैं यहाँ पर। ओके, ये हाँ, तो मैं बिल्कुल कल भी लाइव आया था, मैं यहाँ पर लिखा है ना स्ट्रीम 1 डे, तो मैं ऐसे डेली यहाँ पर लाइव आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह डिस्कस करते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाना चैनल पे। बाकी हमारा मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है, इस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। ठीक है, और बाकी हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर की वीडियो जो है वो आपको मेन पॉइंट स्टडी पे मिलेगी। ढूंढने में दिक्कत आए ना तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना, नीचे करना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास 10 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम, सारे चैप्टर, चैप्टर के पीवाईक्यूज, ये देखो लिखा है पीवाईक्यूज नीचे, और उसके एमसीक्यूज, सारे की सारी चीजें आपके लिए अपलोडेड है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मौज लेनी है। ठीक है जी, चलो, मतलब अच्छे से क्वेश्चन कर लेने हैं। और बाकी ये 2-3 और छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी रीड कर लेना, छोटे छोटे क्या 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको बता दूं क्या? चलो, विक्टोरियन के टाइम में, ब्रिटिश एरा के टाइम में ना ज्यादातर लोग हाथ से बनी चीजों को ही क्यों पसंद करते थे? क्योंकि बहुत ही रिफाइन होती थी, अच्छी क्वालिटी की होती थी, और डिजाइन भी बढ़िया होते थे। ये बात, और मशीन से बने जो होते थे वो बढ़िया क्वालिटी के नहीं होते थे। ठीक है, और ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पैटर्न बताना है, इसमें बेसिकली वही सारी की सारी चीजें बतानी है कि इंडिया के अंदर ट्रेड पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, घट गया, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता है। जब हमारे इंडियन ने जब ब्रिटिश के कपड़ों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, तो इंडिया के बने कपड़े जो है वो ऊपर चले गए थे, है ना, तो और उसके बाद हमें थोड़ा कंसेशन वगैरह भी हमने लिया था, उससे भी हमें थोड़ा फायदा हुआ। इंडिया का जो यार्न एक्सपोर्ट है वो कम हो गया, तो इंडिया ने क्या किया, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, दूसरी कंट्री में भेजना शुरू कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इंडिया को फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि अब वो ब्रिटेन के लिए वो बैग वगैरह बना ही रहा था, और साथ में उन्होंने अपनी मार्केट को भी, इंडियन ने अपनी मार्केट पर भी जो ब्रिटेन का डोमिनेंस था उसको कम कर दिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, और नई नई इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होने लगी, और वो मल्टीपल शिफ्ट में चलने लगी, इससे इंडिया का फायदा हुआ। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो कभी भी जो ब्रिटेन है वो इंडिया की मार्केट को दोबारा रिकैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए खत्म। ओके जी, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, पीवाईक्यूज कवर हो चुके हैं, अब करेंगे हम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के। ठीक है, उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
और बेल आइकन दबा देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि यही हमारी चैनल की फीस है। ठीक है, चलो जी कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द कैनाल कॉलोनीज वेयर एंड वाई दे वर इंट्रोड्यूस्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैनाल कॉलोनीज होती है ना, वो क्या होती है। तो ब्रिटिश के टाइम में ना, ब्रिटिश ने क्या करा था कि ना, एक एरिया था जो जैसे एक कैनाल है, कैनाल का मतलब होता है नहर, नहर के आसपास जो है ना, वो नई नई नहर बनाई थी, नई नई कैनाल जो होते हैं वो ब्रिटिशर ने बनाए थे। तो उसके आसपास के एरिया को हम कैनाल कॉलोनीज बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली वेस्ट पंजाब में बनाई गई थी। कि क्यों बनाई गई थी, कि जो ब्रिटिशर का मेन मोटिव इस कैनाल को बनाने का ये था, ताकि जो सेमी डेजर्ट एरिया है ना हमारा, पंजाब का वेस्ट वाले पार्ट का जो सेमी डेजर्ट एरिया है, जो थोड़ा रेतीला रेगिस्तानी इलाका है, उसको हम फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, और मेन एम ये था कि वहां पर वीट और कॉटन को ग्रो कर सके, ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है जी, यस सर नो, समझ आ गया ना कैनाल कॉलोनी। कुछ नहीं है, बस वो बेसिकली एरिया है। ठीक है, जो ब्रिटिश ने कैनाल वगैरह बनाई थी ना, उसके आसपास को एरिया को हम कैनाल कॉलोनीज कहते हैं, जहाँ पर लोग वगैरह रहने आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉन लॉ क्या है और उसको है ना अबॉलिश किया गया था, तो उसके इफेक्ट बताओ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉन लॉ था क्या। ठीक है, बात ये थी कि जो हमारा ब्रिटेन है ना, उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो फूड की डिमांड भी बहुत हो गई थी। और ऑब्वियस सी बात है, किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर खाना भी चाहिए होगा बहुत सारा। तो ना ब्रिटेन के अंदर है ना बहुत सारे प्रोड्यूसर थे, बहुत सारे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े लैंड ग्रुप्स थे। उन्होंने ना गवर्नमेंट को बोला, क्या है ना, हाँ फूड की दिक्कत तो है ब्रिटेन में, बट है ना आप दूसरी कंट्री से मत मंगाओ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन लॉ बना दिया और उसमें बोला कि कोई भी बंदा है ना, कोई भी बाहर से फूड नहीं आएगा, सारा का सारा जो फूड है इंडिया, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो लैंड ग्रुप्स है वो उगाएंगे। बट अब हुआ क्या, कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो थे फूड के बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटेन के जो मतलब वो है ना प्रोड्यूसर है, यानी जो के ओनर है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे, इसलिए चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ने लग गए। और ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, और लोगों ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर दिया। अब इससे क्या क्या चीज़ें हुई, सबसे पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर ये देखो इफेक्ट लिखे हुए हैं, ये इफेक्ट आप लिख सकते हो। पहला तो है कि आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, जब कॉर्न लॉ को हटाया गया। कॉर्न लॉ में क्या बोला गया था कि ब्रिटेन के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ ब्रिटेन में ही उगाया जाएगा। बट बाद में ये लॉ को चेंज कर दिया गया था, ये कॉर्न लॉ है। ठीक है, बाद में इसको हटा दिया गया था और बोला गया था कि फूड जो है ब्रिटेन के बाहर से भी आ सकता है। ओके, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू द ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो इससे फायदा क्या हुआ, पहला फायदा तो कॉर्न लॉ को हटाने का ये हुआ कि ब्रिटेन के बाहर जो सस्ती चीज़ें थी, ब्रिटेन के बाहर से सस्ती चीज़ें आने लगी। ओके, चलो नेक्स्ट है कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज नॉट एबल टू compete विद इंपोर्ट्स। तो जो ब्रिटेन के जो लैंड ओनर्स थे ना, वो compete नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर चीज़ें महंगी 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 थी। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन खेतों में जो हो रहा था वो थोड़ा महंगा था, और बाहर से जो आ रहा था सस्ता था। इसलिए जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के जो एग्रीकल्चर है वो compete नहीं कर पाई बाहर से आने वाले फूड की। नेक्स्ट है कि वास्ट एरिया ऑफ द लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन्स वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। अब हुआ क्या, ऑब्वियस सी बात है, जब जो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने देखा यार हम तो compete ही नहीं कर पाते, compete ही नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बोला कि यार खेती वेती छोड़ दो, फायदा तो हो नहीं रहा। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, मैन भी और वुमेन भी। और वो जो खेत थे अब वो खाली छूट गए, उस पर खेती नहीं हो रही थी, क्योंकि compete ही नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने सोचा जब प्रॉफिट ही नहीं बन रहा तो क्यों उगाए। और लास्ट है जो पीजेंट्स होते हैं फ्लोक टू दी सिटी और दी माइग्रेटेड ओवरसीज। बेसिकली अब जो पीजेंट थे, जो पहले इन खेतों पे काम करते थे ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने सोचा कि चलो हम सिटीज़ में चाहते हैं, या उन्होंने देश छोड़ के दूसरे ओवरसीज दूसरी कंट्री में भी जाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो अब है ना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि G77 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री है ना साथ में आ गई, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है G77। शॉर्ट नोट ऑन G77 आ सकता है, अभी है क्या और ये क्यों बनाया गया था और इसकी डिमांड क्या थी वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो G77 क्या है, ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज का, और इनकी डिमांड है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, जिसे नियो भी कहते हैं। अभी इसमें है क्या वो हम देखेंगे। विच वुड गिव दीज कंट्री अ रियल कंट्रोल ओवर दी नेशनल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड देयर मार्केट। बेसिकली नियो का फायदा है ना डेवलपिंग कंट्री को होता है, जैसे इंडिया और भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो है ना नियो बेसिकली एक ग्रुप है ना डेवलपिंग कंट्रियों ने बनाया है, ताकि इससे क्या हो सके, उनके नेशनल जो रिसोर्सेज है वो उनका कंट्रोल उन्हीं के पास रहे। ठीक है जी, जैसे कि आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो। अफगानिस्तान को समय समय पर एक्सप्लोइट किया है किसने, कभी रशिया ने किया है, कभी यूएसए ने किया है। तो ऐसा ना हो इसी के लिए ये G77 बनाया गया था। ठीक है, ओके, चलो अब इसको ये बात क्या लिखी हुई है, तो यही क्यों बनाया गया था और किस सर्कमस्टांसेस में फॉर्मेशन हुआ था G77 का, वही बता रखा है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, और है ना बहुत सारे जो अलग अलग सुपर पावर है ना, वो उनके रिसोर्सेज का है ना, अफ्रीका में जो इंडिपेंडेंट हो गई थी कंट्री, फिर भी उनके रिसोर्सेज का ना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय द कॉलोनियल पावर, यानी जो बड़ी बड़ी सुपर पावर है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया है ना, फ्रेंच कॉलोनी फ्रेंच हो गई, ये जो है ना अभी भी आज़ाद होने के बाद भी अफ्रीका और एशिया के रिसोर्सेज को छीन रहे थे, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ हुआ और अफ्रीका वगैरह के साथ भी हुआ। तो इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने एक फाइनेंस एक सेटअप किया, फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हेल्प करेंगे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की, कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करने में, और साथ ही में उन्होंने बोला दे वर नॉट इक्विप टू मीट दी चैलेंजेस ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। उन्होंने ये भी बोला कि ना ये जो नई नई कंट्री आज़ाद हुई है ना, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगी, तो उनके लिए हमको कुछ कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना, जो सुपर पावर कंट्री है, उनको हेल्प करनी चाहिए, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनको गाइडेंस वगैरह देनी चाहिए। दूसरा, उनके जो रिसोर्सेज है ना वो उनको ही दे दो, ठीक है, आप है ना अड़ंगी मत डालो। मतलब जैसे कि अफगानिस्तान आज़ाद हो चुका है, तो अफगानिस्तान के रिसोर्सेज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को दे दो। ब्रिटेन जो है ये ना बताए कि अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए उनके रिसोर्सेज का। ये तीसरा है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनको बेनिफिट हो नहीं रहा था, वेस्टर्न इकोनॉमी जो थी वो बहुत दिक्कत क्रिएट कर रही थी उनके लिए, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और उसी ग्रुप को कहा गया G77, जिसमें सारी की सारी डेवलपिंग कंट्री आई। ओके जी, कुछ नहीं है, G77 डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है। बेसिकली इन्होंने G77 इसलिए बनाया गया ताकि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके रिसोर्सेज का कंट्रोल उन्हीं के पास आ सके और उनका भला हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1920 क्या था, क्यों हुआ, और इसका उसका इफेक्ट इंडिया में क्या हुआ, ठीक है, इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ इकोनॉमिक डिप्रेशन का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं कॉजेस, यानी ये जो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस पीडीएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा आपसे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था उसके मेन कॉजेज क्यों क्या थे, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920 का आया क्यों। पहला, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। हुआ क्या कि फार्मर ने ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उगा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गए। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस गिर जाता है, और एग्रीकल्चर प्राइस गिर गया, जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर है, एग्रीकल्चर इनकम है उसकी डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अब जब एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हो गई तो पैसे चाहिए, और इसी वजह से जो अब हुआ क्या, ये यूएस के साथ भी हुआ था। यूएस के अंदर भी क्या हुआ, जो यूएस के फार्मर थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन कर लिया था, और उन जितने में उन्होंने उगाया था उससे कम उनको पैसे मिल रहे थे, अब उनको पैसों की ज़रूरत थी। अब यूएस ने क्या किया था, बहुत सारा लोन है ना अलग अलग कंट्री को दिया था, वो लोन उन्होंने जो यूएस है ना उसने क्या किया, वो लोन जो है ना वो मांगना शुरू कर दिया कि यार मैंने आपको लोन दिया था, जैसे जर्मनी वगैरह को लोन दिया था यूएसए ने, तो उन्होंने यूएसए ने कहा कि अब मेरे को है ना पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे फार्मर जो है ना वो पैसे वगैरह मांग रहे हैं और हमारी इकोनॉमी थोड़ी डाउन चल रही है, तो आप मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो। तो जो अलग अलग कंट्री है उनको देना ही पड़ा, क्योंकि यार उधारी ली थी यूएस से, तो यूएस को वापस चुकाना पड़ा, और इसकी वजह से बहुत सारे द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन अफेक्ट सो मच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसी की वजह से जब यूएस ने पैसे वगैरह मांगे तो इससे पूरे वर्ल्ड को बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे बैंक जो है वो बैंक करप्ट हो गए, क्योंकि यूएस ने बैंकों को, दूसरी कंट्री के बैंकों को लोन दिया था, अब बैंकों को लोन वापस करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे दुनिया की कंट्री जो है वो तबाही की तरफ जा रही थी, ठीक है। और खासकर जर्मनी वगैरह की आपको पता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। अब यह ग्रेट ग्रेट जो डिप्रेशन आया था उससे इंडिया के फार्मर और इंडिया के लोगों को क्या इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर जो प्राइसेस है बिगिन टू फेल फाइनली एंड कोलैप्स इन 1930। तो इंडिया के अंदर भी सेम चीज़ हुई, इंडिया के अंदर भी जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चर प्राइसेस वो डिक्लाइन हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो गई। ओके, दूसरा है कि पीजेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया अपनी मतलब टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे रेवेन्यू। बेसिकली आपको पता है जो फार्मर थे ना वो क्या करते थे, टैक्स वगैरह देते थे। अब जब वो खेती वगैरह कर रहे हैं उनसे उनको फायदा नहीं हो रहा, तो वो टैक्स कैसे देंगे, तो यही भी एक प्रॉब्लम थी, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तीसरा है पीजेंट इन दी फार्मर रन इनटू अ ह्यूज डेट हुवर मॉर्टेज एंड देयर लैंड यूज देयर सेविंग। अच्छा, अब हुआ क्या कि जितने भी फार्मर थे, पीजेंट थे, अब वो क्या हो गए, डेट में फंस गए। डेट में मतलब उधारी वो चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो उनकी फसल थी वो उगी थी, बट इतनी सारी फसल थी कि कोई भी है ना उनको उस फसल के उतने प्राइस नहीं दे पा रहा था जितने की उन्होंने उगाई थी। अब आप खुद सोचो, 100 रुपए की उगाई है, बंदा 80 रुपए में बेच रहा है, तो क्या कोई फायदा होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, फार्मर ने अपने लैंड को भी बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, और लैंड को मतलब अपनी सेविंग को जो उन्होंने इकट्ठा कर रखे थे उसको भी यूज करना शुरू कर दिया। हाउ एवर दीज डिप्रेशन डिड नॉट हिट दी अर्बन एरियाज।
बट अर्बन एरियाज, गांव में तो हमारे फार्मर को नुकसान हुआ, बट अर्बन एरिया और मिडिल क्लास पे ज़्यादा इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उनकी फिक्स इनकम थी, उनको एग्रीकल्चर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। अब आप खुद बताओ, अगर एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बंदा जो बिजनेसमैन है या जो अपना ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, क्या उसको कोई दिक्कत है? या क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेलवे में काम कर रहा है, क्या उसको कोई दिक्कत है? नहीं। तो यही बात हुई कि जो अर्बन एरियाज है, मिडिल क्लास है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मिडिल क्लास सैलरीड पीपल वर नॉट अफेक्टेड, रेदर दे कुड बाय एट दी चीपर रेट, बल्कि उनको फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ? पहले जो 100 रुपए की खाने की चीज़ मिल रही है वो 80 में मिल रही है उनको, है ना? क्योंकि आपको पता है कि चीज़ों के प्राइस जो थे वो गिर गए थे। फार्मर को चीज़ों की प्राइस गिरने से लॉस हो रहा था, बट इनको तो फायदा हो रहा था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है आपसे, जैसे अभी हमने देखा था कि ये ना कॉज क्या था, मतलब किस वजह से जो है वो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि यूएस ने अपने लोन है ना दूसरी कंट्री में जो उसने दिए थे दूसरी कंट्री के बैंक को, वो वापस ले लिया था। अब आपसे यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा सकता है पॉइंट्स में, कि ये बताओ कि हाउ डिड द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो यूएस ने लोन अपना वापस लिया था अलग अलग कंट्री से, उससे पूरी दुनिया की कंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो देखो यही लिखा हुआ है कि इट लीड टू सम दी मेजर बैंक क्रैश। सबसे पहले तो बड़े बड़े जो बैंक होते हैं ना वो क्रैश हो गए। ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश पाउंड वगैरह, स्टर्लिन इन यूरोप, और करेंसी भी कोलैप्स हो गई। करेंसी का मतलब होता है देश की करेंसी भी कोलैप्स हो गई। बस इतना याद रखो, जब भी किसी देश की करेंसी कोलैप्स होती है ना तो उसका बहुत नुकसान होता है। इंडिया की करेंसी भी जब कोलैप्स होती है तो इंडिया को भी बहुत नुकसान होता है। तो यही हुआ, जब अमेरिका ने, यूएस ने अपने लोन वापस ले लिए तो बहुत सारी कंट्री के बैंक कोलैप्स हो गए, करेंसी कोलैप्स हो गई। इट ऑल्सो लेड टू दी फॉल इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रॉ मटेरियल प्राइस इन द लैटिन अमेरिका। और जो प्राइजेज एग्रीकल्चर के कम थे वो और ज़्यादा कम हो गए। किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने जो लोन वापस ले लिया था। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है। लोन से है ना लोन से बहुत सारे बिजनेस वगैरह चल रहे थे, पर जब वो लोन वापस ले लिया तो फिर वो बिजनेस भी ठप पड़ गए, बहुत सारे बिजनेस वगैरह बंद हुए थे, है ना? क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी को यूएस ने लोन दिया था, वो लोन यूएस ने वापस ले लिया जर्मनी से, तो बहुत सारे बिजनेस जो लोन पे चल रहे थे अब वो ताला लग गया उस पे, है ना? बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। एंड इसकी वजह से मास माइग्रेशन भी हुआ, जो लोग गाँव में रहते थे अब वो सिटीज़ में भी आने लग गए। ठीक है, तो ऐसे अफेक्ट हुआ। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ब्रिटेन की इकोनॉमी। ब्रिटेन की इकोनॉमी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा? पहली बात तो है कि 15 से 25% जो ब्रिटेन का पैसा है ना वो वॉर में लग रहा था। ठीक है, और इतना पैसा लग रहा था कि उसको यूएस से उधार लेना पड़ा। ठीक है, और जब उसने यूएस से उधार लिया और लड़ाई खत्म हो गई तो वो पैसे भी नहीं चुका पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा डेट में फंस चुका था, डेट के पहाड़ में फंस चुका था ब्रिटेन। ठीक है, और है ना, अब देखो, अब है ना, जब आप लड़ाई में होते हो तो ब्रिटेन ने क्या किया था, लड़ाई के अंदर था ना तो वो वेपन्स वगैरह बना रहा था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था कि जो गुड्स होते हैं अपने, जो कपड़ा वगैरह होता है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कपड़े वगैरह पे, वो तो लड़ाई में लगा हुआ था। तो इसी की वजह से ब्रिटेन की जो ब्रिटिश की इंडस्ट्री है ना कुड नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर दी एक्सपोर्ट, दूसरी कंट्री में भेजने के लिए गुड्स नहीं बना पा रहा था ब्रिटेन, क्योंकि वो लड़ाई में लगा हुआ था। और बीइंग अनेबल टू मॉडर्नाइज इट्स इंडस्ट्री टू compete विद द यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी एंड द जापान, ब्रिटिश इकोनॉमी क्रम्बल्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले क्या था, ब्रिटिश है ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कंट्री में अपने कपड़े, अलग अलग चीज़ें भेजता था। बट जब वो वॉर में पड़ गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना एक्सपोर्ट, कपड़ों का एक्सपोर्ट या अलग अलग चीज़ों का एक्सपोर्ट रोक दिया, जिसकी वजह से फ़ायदा उठाया यूएस, जर्मनी, जापान की इकोनॉमी ने, इंडस्ट्री ने, और उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और ब्रिटेन जहाँ जहाँ पहले भेजता था अब वहाँ पर यूएस, जर्मनी और जापान अपनी चीज़ें भेजता है। और इसी की वजह से वॉर के ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी और ज़्यादा क्रम्बल्ड हो गई, क्योंकि अब उसके पास बायर भी नहीं थे। ठीक है, मतलब पहले जिन कंट्रियों को ब्रिटिश सामान बेचता था, अब उस कंट्री को यूएस, जर्मनी और जापान चीज़ें बेचता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत बुरा असर पड़ा। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा, ये जो नीचे वाले दो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि रेंडर पेस्ट, रेंडर पेस्ट आपको पता है एक बीमारी थी, तो रेंडर पेस्ट जानवरों को फैलती थी। रेंडर पेस्ट ने कैसे अफ्रीका को जीतने में हेल्प करी स्पेनिश लोगों की? अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। बेसिकली ना, अफ्रीका जो है वो एक बहुत बड़ा सा लैंड है, पता ही है आपको। वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन थी, और वहाँ के लोग है ना, पहले की बात बता रहा हूँ, 1890s की बात बता रहा हूँ, और वहाँ के लोग क्या करते थे, अपने कैटल्स वगैरह पे जिंदा रहते थे। वहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत सारे थे, माइंस वगैरह अगर आप वहाँ लगाते तो बहुत पैसा आता। हुआ क्या, और कि वहाँ के जो लोग थे, अफ्रीका के जो लोग थे, वो कैटल्स वगैरह, अपने जानवरों वगैरह को पाल के, ठीक है, उसी से पैसे वगैरह, मतलब पैसे वगैरह की तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी, उनके पास जानवर वगैरह थे, तो उन्हीं का ट्रेड वगैरह करते थे। अगर कुछ चाहिए होता था तो जानवरों की खाल वगैरह बेच के पैसे वगैरह कमाते थे। अब हुआ क्या कि जो स्पेनिश है, और जो अलग स्पेनिश तो नहीं बट जो यूरोप के लोग हैं ना, उन्होंने देखा यार अफ्रीका के अंदर तो यार बहुत सारे मिनरल्स है, ये देखो लैंड बहुत बड़ा है और मिनरल्स बहुत बड़े हैं, है ना? तो क्यों ना
थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो जो हमारे यूरोपियन है ना वो अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने प्लांटेशन और माइन लगाना शुरू किया। बट दिक्कत यह है कि वहां पर उनको वर्कर ही नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई अफ्रीका का बंदा काम करने के लिए रेडी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही इतने सारे कैटल्स थे। कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो कैटल की स्किन बेच के कमा लेता था, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। बट उसके बाद ब्रिटेन ने कुछ लॉ बनाए और बोला कि आपको है ना टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, और टैक्स आप तभी दे सकते हो जब आप फैक्ट्री वगैरह में काम करो, माइंस वगैरह में काम करो। चलो ये तो एक अलग चीज़ है। बट इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मजबूर होना पड़ा अफ्रीका के लोगों को काम करने के लिए माइंस में। अब वो क्या था? वो था जी रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट क्या एक बीमारी है, कैटल डिजीज है, जो 1880s में स्टार्ट हुई। हुआ क्या, ब्रिटिश के बहुत सारे सोल्जर जो है ना वो अफ्रीका पहुंच गए, और वो आए थे अपने घोड़ों के साथ। ठीक है, अपने घोड़ों के साथ आए थे और उनके घोड़ों को लगी हुई थी कौन सी बीमारी? रेंडर पेस्ट। और ये जो बीमारी है वो अफ्रीका, पूरे के पूरे अफ्रीका में फैल गई। 1892 तक पूरे अफ्रीका में फैल गई, जिसकी वजह से 90% जो कैटल्स थे ना अफ्रीका के लोगों के पास, वो मर गए। यानी जो जानवर, अब आपको पता ही है अफ्रीका का लाइवलीहुड किस पे डिपेंड था? कैटल्स पे डिपेंड था। सब कुछ कैटल्स, जानवरों से ही करते थे वो अपना, बेच के अगर कोई चीज चाहिए होती थी। वो घमंड भी उनको अपने जान, क्योंकि एक ही बंदे के पास 100 100 200 कैटल्स होती थी। बट 90% जो कैटल्स है ना रेंडर पेस्ट की वजह से अफ्रीका के अंदर खत्म हो गई। तो जो लोग पहले अपने लाइफ स्टॉक पे डिपेंड रहते थे कि हमारे पास इतने कैटल्स, हमें काम करने की जरूरत नहीं, अब उनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके पास कोई चॉइस नहीं रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वेस्ट ने कहीं ना कहीं कॉन्क्वेस्ट कर लिया, जीत लिया अफ्रीका को, एक डिजीज रेंडर पेस्ट की वजह से। ठीक है, ये कैटल्स को लगती थी डिजीज। ठीक है, अब एक दूसरी डिजीज और थी। ठीक है, अब रेंडर पेस्ट ने क्या किया? रेंडर पेस्ट ने यूरोपियन पावर को अफ्रीका पर कंट्रोल करने में विजय दिलाई, अफ्रीका पे कंट्रोल करने में थोड़ा इजी रखा। अब एक और बीमारी थी, वो बीमारी एक जिसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स, उसने बेसिकली अमेरिका को जीतने में हेल्प करी। देखो दोनों समझ आ रहा है ना। अफ्रीका की जब बात हो तो आपको रेंडर पेस्ट के बारे में याद रखना है, जब अमेरिका की बात हो तो आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में याद रखना है। चलो स्मॉल पॉक्स पे भी आते हैं, स्टोरी बताता हूँ क्या है। देखो बात ये थी कि सबसे पहले ना स्पेनिश वगैरह, आपको पता है स्पेनिश वगैरह यूरोप में रहते थे। ये यूरोप है, ठीक है, ये अमेरिका है मान लो। ठीक है, अमेरिका जो है ना वो बहुत टाइम से दूसरे कंट्री से टूटा हुआ था। मतलब पहले अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था। और उसके बाद क्या हुआ, स्पेनिश में ना पहले एक बीमारी फैली थी स्मॉल पॉक्स। ठीक है, बट है ना धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स है ना वहाँ के लोगों को, स्पेन के लोगों को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंडिया के अंदर भी आप अगर देखो ना स्मॉल, मतलब जैसे कोई बीमारी आज बड़ी लग रही है, ठीक है, बट बाद में धीरे धीरे ना बॉडी आपकी इम्यून हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पोलियो। आपको पता है पोलियो से बचने के लिए आपको क्या क्या, मतलब बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती होगी। पता है उस पोलियो ड्रॉप्स में क्या होता है? एक्चुअल में पोलियो के बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह होते हैं जो वो छोटी अमाउंट में डालते हैं, जिससे आपकी बॉडी क्या हो, इम्यून हो जाए। तो बेसिकली जो हमारा जो स्मॉल पॉक्स था ना उससे स्पेनिश लोगों की बॉडी इम्यून हो चुकी थी। ठीक है, बट जब उन्होंने अमेरिका में कदम रखा तो अमेरिका के अंदर तो लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं थी। तो उनको जब स्मॉल पॉक्स लगा ना तो बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, और बेसिकली इससे फायदा किसका हुआ? स्पेनिश लोगों का। ठीक है, देखो जब आपको कोई, जब आप किसी से लड़ते हो और जिसको आप देख सकते हो उसको तो आप हरा सकते हो, बट बीमारी फैलने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, और जो अमेरिका के लोग लड़ ही नहीं पा रहे थे। ओके, लड़ते भी किससे? स्मॉल पॉक्स से। कहाँ लड़ते वो? तो एक तरह से स्मॉल पॉक्स ने इनडायरेक्टली हेल्प करी स्पेनिश लोगों की अमेरिका को कॉन्कर करने में। ठीक है जी, तो यही बात लिखी हुई है। स्मॉल पॉक्स एक डेडली वेपन साबित हुआ, जिसने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अमेरिका के कॉन्टिनेंट को, और मतलब बहुत, मैं ये बोल रखा है कि पूरे कॉन्टिनेंट, अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट में जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी वो फैल गई, और इसने कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को तबाह कर दिया, और जिसकी वजह से कॉन्क्वेस्ट, जीत आसान हो गई स्पेनिश लोगों के लिए। ठीक है, ओवर पावर करना किसको? अमेरिकन को। ओके, चलो क्लियर हो गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि रोल प्लेड बाय द टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इन द ट्रांसफॉर्मिंग 19th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन है और रट लेना, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इन द ट्रांसफॉर्मिंग 19th सेंचुरी वर्ल्ड। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से 19th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी उससे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, वो बताना है आपको। तो देखो 19th सेंचुरी में बहुत सारे इन्वेंशन हुए जिससे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हुआ। पहला क्या हुआ, एक रेलवे वगैरह आई। रेलवे वगैरह से ऑब्वियसली क्या हुआ कि मतलब 19th सेंचुरी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस भी बढ़ा। ठीक है, ट्रेड वगैरह भी बढ़ा, प्रोडक्शन वगैरह भी एक्सपैंड हुआ। ठीक है, और उसके साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह भी बढ़ा, है ना। ऑब्वियसली बात है, रेलवे आई तो फास्टर रेलवे वगैरह,
है ना, और लाइटर वेगन वगैरह एंड लार्ज शिप वगैरह हेल्प टू मूव द फूड मोर चीपली एंड क्विकली एज फार अवे फ्रॉम फार्म टू दी फाइनल मार्केट। इसका मतलब है 19 सेंचुरी में जो अलग अलग व्हीकल्स आ रहे थे ना, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो शिप हो, इसकी वजह से बहुत आसान हो गया था और सस्ता हो गया था कि फूड को एक जगह से फार्म से मार्केट तक ले जाना सस्ता हो गया था। ठीक है, ओके। और साथ में क्या हुआ कि मीट को भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। पहले क्या होता था, देखो दिक्कत क्या थी कि पहले ना शिप से जिंदा जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, बट उसके बाद क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन वगैरह हुआ, इसमें लिखा होगा देखो, रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी में थोड़ी एडवांसमेंट हुई और रेफ्रिजरेटर वगैरह आ गए। इससे क्या हो गया, ईजी हो गया मीट वगैरह को ले जाना। इससे क्या होता था, पहले जिंदा जानवर ज़्यादा स्पेस घेरते थे और मर जाते थे तो बीमारी वगैरह फैल जाती है, दिक्कत होती थी, और कभी कभार जानवरों को बिना फूड के रखा जाता था तो उनका वेट भी कम हो जाता था। बट अब क्या था कि आप जैसे आप अफ्रीका से अमेरिका से जानवर वगैरह लेकर आ रहे हो तो पहले ही आप उनको काट लेते हो और रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, ना उनका वेट कम होता है ना वो खराब होता है। यस सर नो। तो ये 19 सेंचुरी में जो रेलवे वगैरह और ये रेफ्रिजरेटर वगैरह है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म किया इकोनॉमी को या ट्रांसफॉर्म किया 19 सेंचुरी को। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी हमारा, क्या ना बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में 3 टाइप के फ्लो होते हैं, उन 3 टाइप के फ्लो के बारे में बताना है। तो देखो 3 टाइप के फ्लो कौन से होते हैं, 3 टाइप के फ्लो होते हैं। पहले तो फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी चीज़ों का फ्लो, क्लोथ और वीट, खाना और कपड़े एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो ये पहली तरीका का क्या है, फ्लो है, मूवमेंट है। दूसरा है मूवमेंट ऑफ लेबर, बहुत सारे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे। ठीक है, तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी एक जगह से, ओके दोबारा समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, और कैपिटल भी एक जगह से दूसरी जगह। सिंपल है कि ये पूछा गया है आपसे कि ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ों का फ्लो होता है, एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या क्या चीज़ें जाती है। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो ट्रेड जाता है, नॉर्मल चीज़ें जैसे क्लोथ कपड़ा खाने की चीज़ें, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है। यस और नो, जाता है ना, इंडिया से भी बहुत सारी अलग अलग कंट्री में मसाले वगैरह और ये चीज़ें जाती है, ये पहले भी जाती थी, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। सेकंड था फ्लो ऑफ लेबर, लेबर या ह्यूमन, बहुत सारे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जॉब की तलाश में, आज भी जाते हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं जॉब की तलाश में, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो तीसरा है जी फ्लो ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे कंट्री के लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी, जैसे कि आपको पता है यूरोप के लोगों ने अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किया था, जमीनें वगैरह खरीदी थी उस टाइम, है ना। तो ये तीसरा है कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ओके जी, और आपको पता है कि ना चीज़ों को भेजना और इन्वेस्टमेंट को भेजना आसान होता है, बट लोगों के लिए आज रिस्ट्रिक्शन है ना, वीज़ा वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें। चलो जी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है और ब्रेटन वुड सिस्टम की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और उसका मेन एम क्या था। ठीक है, सबसे पहले तो सुन लो आप, ब्रेटन वुड सिस्टम क्या आ सकता है। ठीक है, वैसे ब्रेटन वुड सिस्टम की डेफिनेशन के कम चांसेस है, बट फिर भी सुन लो। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये, इज द सिस्टम लिंकिंग द इंटरनेशनल करेंसी एंड द मॉनेटरी सिस्टम। द ब्रेटन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बस आपको इतना याद रखना है कि ब्रेटन वुड सिस्टम जो होता है ना, बेस्ड होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। इसमें क्या होता है, नेशनल करेंसी को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, द इंडियन करेंसी वर पैक टू द डॉलर एट द फिक्स प्राइस। मतलब ये बोला जाएगा, मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, आज डॉलर जो है, $1 कितने का है, 80-82 का होगा। कल मान लो आज जो है वो 82.60 का है, कल आप देखोगे ना शायद थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए, 82.61 हो जाए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, ये फिक्स नहीं है, ये फ्लोटिंग है, चेंज हो रहा है। ठीक है, बट ब्रेटन वुड सिस्टम बोलता है कि फिक्स कर दो। ठीक है, यानी $1 को बिल्कुल फिक्स कर दो, 60 रुपीज यानी $1। अब ये चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, चेंज ना होने होने से बहुत फर्क पड़ता है। बट अभी अगर मैं समझाने लगा तो आप बोलोगे कि सर आप बिल्कुल 12th की तैयारी करवा रहे हो क्या हमें, क्योंकि 12th में पढ़ोगे आप इसके बारे में। बस याद रखो, फिक्स्ड जो ब्रेटन वुड सिस्टम होता है वो ये बोलता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर दो, हर चीज को फिक्स कर दो। जैसे इसमें ये बता रखा है, फिक्स कर दिया था गोल्ड का प्राइस 35 पर आउंस। आउंस यानी एक गोल्ड को वेट करने का एक यूनिट होता है, यानी $35 को फिक्स कर दिया 1 आउंस, यानी 1 आउंस गोल्ड जो है वो आपका $35 का आएगा। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट था। अब क्वेश्चन ये है कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है इसकी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, जुलाई 1944 में हुई थी, न्यू हैम्पशायर में ये हुई थी, यूएसए के अंदर। और इसका मेन एम क्या था, पहला जो यूरोप की इकोनॉमी है वो उसको स्टेबलाइज करना और वहां पर एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को, और साथ में आउटर वर्ल्ड के अंदर कैपिटल के फ्लो को, गुड के और लेबर के फ्लो को कंट्रोल करना।
ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर भी मैंने इस फॉर्म में आपको लिख कर दे दिया है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा दूसरे भी चैनल है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बाकी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और एक मैं पूरी की पूरी जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है, फीस भरना आई होप आप ना भूले हो, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट चैनल है जैसे कि मेन पॉइंट टेक, मेन पॉइंट टेक पे मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट पैसे अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है फोन से, लैपटॉप से, ये सारी की सारी चीज़ें। और बाकी जो हमारा दूसरा चैनल है भरत कुमार खोरवाल, मैं इस पे ये बताता हूँ, मैं बेसिकली इस पे व्लॉग वगैरह तो बनाता हूँ जैसे आप देख सकते हो, और साथ में मैं यहाँ पर लाइव भी आता हूँ। तो जो भी आपके एसएसटी के चीज़ें होती है ना, यहाँ लाइव आके बताता हूँ। देखो अभी मैं लाइव आया था, कल ही लाइव आया था, ठीक है। आज लाइव इसलिए नहीं आया क्योंकि आज फिर मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे लाइव आ गया, ठीक है। वैसे लाइव मैं यहाँ पर बहुत आता हूँ, ओके। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लेना चैनल अगर मन करे तो, ठीक है। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है कि बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका गए थे 19th सेंचुरी में, क्यों गए थे? पहला तो कि उनको पोवर्टी वगैरह, हंगर वगैरह से निकलने के लिए, क्योंकि यूरोप में बहुत पोवर्टी हो गई थी और हंगर हो गया था। दूसरा डेडली डिजीज से बचने के लिए, और तीसरा है धर्म के ऊपर है ना, लोगों को मार दिया जाता था, प्रोसिक्यूट किया जाता था, तो उससे बचने के लिए भी बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका जाने लगे, ठीक है जी, ओके। ये लिखा हुआ है कहता द रिलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द लो वेजेस कंट्री स्टिमुलेटेड द वर्ल्ड ट्रेड एंड द कैपिटल फ्लो। इसका मतलब है कि आप देखोगे बहुत सारी इंडस्ट्री है ना उस कंट्री में लगाई जाती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में। क्यों लगाया गया है? वेजेस जो है वहां पर वर्कर जो है, और वेजेस जो है वो सस्ती है, इसके लिए लगाया गया है। तो यही बात बोली गई है, ब्राजील में भी मिल जाएगी, चाइना और इंडिया में, ये तीन ऐसे कंट्री है जहां पर आपको ज्यादातर कंट्री के हेडक्वार्टर वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और ज्यादा बड़े बड़े प्लांट मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजेस सस्ती है, ठीक है। और बाकी ट्रेड एंड कल्चर जो होते हैं, एक्सचेंज, ये तो पता ही है आपको, ट्रेड और कल्चर जो होते हैं हैंड इन हैंड चलते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेड करने के लिए गए थे, बट उसके बाद क्या हुआ था कि रिलीजन भी फैला, जैसे बुद्धिज्म, बहुत सारे लोग चाइना से गए थे दूसरी कंट्री में और उन्होंने बुद्धिज्म को फैला दिया, ठीक है। और बाकी ये सिल्क रूट क्या होता है? बेसिकली ये रूट है जो पुराने टाइम में यूज किया जाता था, ठीक है। चाइना से, यहाँ से सिल्क जाता था चाइना से अलग अलग कंट्री में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट वगैरह में। और कभी कभार है ना न्यू क्रॉप जो होती है लाइफ और डेथ का डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जैसे हमने हम्बल पोटैटो का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। ये आयरलैंड के अंदर है ना, हम्बल पोटैटो की वजह से बहुत सारे, क्योंकि लोग इतना डिपेंड हो गए थे पोटैटो वगैरह पे, आलू वगैरह पे, कि उन्होंने आलू की क्रॉप ही उगाई, बट जब आलू की क्रॉप खराब हो गई तो बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि इनके पास और कोई फूड ही नहीं था, ठीक है। ओके जी, तो ये लास्ट चैप्टर है जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके। एंड दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए जाना, क्योंकि लेंथी वीडियो है, मेरे को पता है आपको भी टाइम लग रहा है, तो आप चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से कर लेना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें तो डायरेक्टली मैंने लिख रखा है 2015 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। एंड हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल है उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट स्टडी हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, यहाँ पर मैं लाइव आके आपको क्वेश्चन वगैरह के डाउट वगैरह भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं अभी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले तो मैं बता दूं इस चैप्टर के अंदर कि बहुत इजी चैप्टर है। वैसे तो देखो हिस्ट्री में एक बात यह है कि आप अगर थोड़ा बहुत चैप्टर का आइडिया रखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर की वीडियो भी दे दूंगा, वन शॉट वीडियो दे दूंगा, वो देख लेना ताकि आपको चैप्टर का ब्रॉड आइडिया हो जाए। बाकी तो मैं समझा ही रहा हूँ, अगर ये भी करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मार्क्स भी कट नहीं होगा आपका, ठीक है। चलो जी शुरू कर देते हैं। तो एक्सप्लेन एनी मेजर प्रॉब्लम पोज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई वो बतानी है आपको, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि इंडिया जो था वो ब्रिटिशर के गुलाम था, ठीक है। तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश पूरा का पूरा पार्ट था, है ना, वो लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे पैसे चाहिए थे, और उसने क्या किया, इंडिया के अंदर टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज लगा दी, और साथ ही में इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे, ऑब्वियस ही बात है। अब वो हमारी इकोनॉमी पे ध्यान दे नहीं पा रहे थे, लड़ाई में लगे हुए थे पूरे के पूरे, जिसकी वजह से इंडिया में प्राइजेस बढ़ गए। प्राइजेस 1913 से लेकर 1918 तक तो डबल हो गए, जिसकी वजह से कॉमन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई। साथ ही में जो आर्मी भी चाहिए थी, लोग चाहिए थे ब्रिटिशर को लड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, गांव में जाके फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भरना शुरू कर दिया। ऊपर से हमारा क्रॉप फेलियर भी आ गया, फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज भी आ गई, और उसी टाइम में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल गया और बहुत सारे लोग मारे गए। कहा जाता है कि 12 से 13 मिलियन लोग, यानी 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख के लोग के बीच में जो लोग हैं वो मरे थे फेमाइन की वजह से और एपिडेमिक की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ये 1929 की बात हो रही है, उस टाइम के बीच में
जो इंडिया के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले तो इंडिया पे बहुत बुरा असर पड़ा था। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो फार्मर थे ना, उनका एग्रीकल्चर का जो प्राइस था वो डाउन हो गया। मतलब जो फसल उन्होंने 100 रुपए में उगाई थी, अब उनको 80 रुपए मिल रहे थे सिर्फ उस फसल के। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओके। एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया। अब दूसरी कंट्री वाले खरीदने के लिए रेडी नहीं थे कोई भी फूड वगैरह, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ये दिक्कत हो गई थी। और दूसरी बात है कि फसल जो है अब वो रेवेन्यू ब्रिटिशर को टैक्स भी तो देना था, वो भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो और गाँव में तो बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर किसान वगैरह जो है वो गाँव वगैरह में ही रहते हैं। और उस टाइम ब्रिटिश के अंदर टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी की गवर्नमेंट थी। टोरी एक है लीडर है बेसिकली ब्रिटेन के। तो उस टाइम वो पीएम थे, और उन्होंने इंडिया के अंदर एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई थी। उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नाम था, उसके हेड थे सर जॉन साइमन। ठीक है। बेसिकली वो इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था ना, उसको देखने के लिए, और इंडिया के अंदर जो भी चेंजेस थे ना, इंडिया के अंदर जो भी दिक्कतें थी, उनको चेंज करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। बट जब वो इंडिया के अंदर आया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी साइमन कमीशन जब इंडिया के अंदर आई, तो उसको बिल्कुल लोगों द्वारा बिल्कुल पसंद नहीं किया गया, क्योंकि उसके अंदर कोई इंडियन ही नहीं। आप खुद सोचो, इंडिया की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, सॉल्व करने के लिए आ रहे हो, उसमें कोई इंडियन नहीं, तो ये कैसा है? तो इसकी वजह से लोगों ने इसको बॉयकॉट किया। रॉल अटैक क्या होता है? 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। रॉल अटैक है ना, 1919 में फैब में पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने। ठीक है, ब्रिटिशर की काउंसिल है, उसमें कुछ इंडियन मेंबर भी थे। बट उनको अपोज उनकी बात नहीं सुनी गई, और इस लॉ को पास कर दिया गया। पता है इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबा दिया जाएगा, और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर अनशन वगैरह करेगा या कोई भी ऐसी चीज करेगा ना, तो उसको 2 साल तक बिना उस पर मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। सर मतलब इसमें क्या दिक्कत है? 2 साल तक जेल में रख लो। बट नहीं, देखो मान लो मैं ब्रिटिश के टाइम में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैंने किसी का कोई दंगा नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, सिर्फ रोड पे बैठा हुआ हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को उठाकर ब्रिटिश जेल में डाल देगी 2 साल के लिए, और बोलेगी, और मेरे पे मुकदमा भी नहीं चलाएगी, क्योंकि अगर मुकदमा चलाएगी तो साबित हो जाएगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बट मेरे पे मुकदमा भी नहीं चलाएगी। अब 2 साल बाद जब मैं जेल से निकलूंगा ना, मेरे को समझ आ जाएगा भाई कि मेरे को बिल्कुल भी अनशन नहीं करना, ना शांति से कुछ भी नहीं करना, घर पे बैठो। क्यों? क्योंकि पता है यार, बिना कुछ करे भी मैं 2 साल की जेल काट के आ गया, कुछ कर दिया फिर क्या हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह का मूवमेंट क्या था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा, गांधी जी ये कहते थे कि अगर अगर आपका जो कॉज है वो ट्रू है, सच्चाई के रास्ते पे आप चल रहे हो, अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ऑपरेसर के साथ, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसके साथ फाइट कर सकते हो शांति से, नॉन वायलेंस तरीके से। ठीक है। और वो कहते थे, गांधी जी कहते थे, प्यार से भी आप अपनी बात उनसे मनवा सकते हो। ओके। और उनको सच्चाई के अच्छे रास्ते पे ला के लेकर आ सकते हो। ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉल अटैक। ये जो रॉल अटैक था ना, बुरा था। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट वगैरह क्यों किए? तो वो ये रॉल अटैक की बुराई करनी है कि रॉल अटैक जो था वो इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने पास किया था, इंडियन मेंबर के अपोज करने के बावजूद भी। इसमें बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए लॉ को लेकर आया गया था, और इस लॉ में बात बोली गई थी कि 2 साल तक किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को विदाउट ट्रायल जेल में रखा जा सकता है। तो ये सारी की सारी गलत बात थी। और है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे कि रॉल अटैक को ब्लैक लॉ क्यों कहा जाता है। तो यही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना, वो हमारा स्लो डाउन क्यों हो गया सिटीज में। मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो मेरी बात सुनो। गांधी जी ने ना एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था शहरों के अंदर। लोगों ने, पता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, कपड़ों की बॉयकॉटिंग वगैरह की गई, है ना, जलाया गया, पिकेटिंग की गई, दुकानों को चारों तरफ लोग खड़े हो गए। डोंट वरी, नीचे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है। ठीक है। बट ये मूवमेंट जितनी तेजी से शहरों में फैला ना, उतनी तेजी से ये धीरे भी हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, है ना। अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो इसीलिए लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन की वजह से, क्योंकि इंडियन स्कूल होते तो बच्चा उसमें चला जाता। बट क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं थे, इसकी वजह से दोबारा से उन्हें ब्रिटिश का स्कूल वगैरह ज्वाइन करना पड़ा, टीचर को भी और बच्चों को भी। और दूसरा, गांधी जी ने तो बोल दिया कि जी ब्रिटिश के कपड़े बॉयकॉट करो। लोगों ने पूछा तो क्या करें, बिना कपड़ों के थोड़ा ना घूमेंगे। तो गांधी जी ने बोला हाँ हाँ खादी पहनो। खादी आती थी महंगी, इसकी वजह से लोगों ने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़े पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया, है ना। पेट, सबसे पहले पेट जरूरी होता है ना, मतलब अपनी आपकी कमाई जरूरी होती है ना। जब आप भूखे कैसे, मतलब खादी अगर खरीदोगे तो पैसे नहीं बचेंगे आपके पास, घर का खर्चा कैसे चलाओगे? तो इसलिए लोगों ने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक्सप्रेस एनी 3 रीजन। 2013 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको पता है ना, सीबीएसई फॉरेन के अंदर भी है, तो उसमें आता है क्वेश्चन। अब ये है क्या, गांधी जी ने, है ना, एक सेकंड राउंड टेबल में गए थे। आपको पता होगा, गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, सॉल्ट मार्च निकाला था, उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। जब गांधी जी जेल से उसके बाद, है ना, गांधी जी ने एक इरविन पैक्ट किया था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मई को हुआ था, जहां तक मेरे को याद है, 1930 में।
उसमें गांधी जी ने बेसिकली इरविन के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और इरविन ने बोला था कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाओ, लंदन में हो रही है, वहां पर अपनी दिक्कतें बताओ, ठीक है, और वापस आना, तब देखना सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए ना, उन्होंने देखा यार ये तो अलग ही सीन चल रहे हैं। उन्होंने देखा ब्रिटिश ने तो एक नया तरीका निकाले अप्रेस करने का, रिप्रेस करने का हमारे मूवमेंट को, और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, और जो डेमोन्स्ट्रेशन करने पे या प्रोटेस्ट करने पे तो बॉयकॉट वगैरह कर दिया, जो करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें देखकर गांधी जी ने दोबारा से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आने के बाद भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से शुरू कर दिया। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। क्या है, पहले खिलाफत मूवमेंट सुनो। क्वेश्चन ये है कि खिलाफत मूवमेंट कब क्यों शुरू किया गया था। बात ये थी कि एक ऑटोमन एम्पायर होता था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के लीडर को बोला जाता था खलीफा। खलीफा कैलिफेट बोला जाता था, इंग्लिश में कैलिफेट है, हिंदी में खलीफा, याद रख लो। तो बात क्या हुई थी कि जो खलीफा है ना, उसकी पावर को कम करने के लिए जो है ये माना जा रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है ना खिलाफत की पावर को कम कर दिया जाएगा। तो उसी की पावर को टेम्पोरल डिफेंड करने के लिए हमारे मोहम्मद अली, शौकत अली, दो भाइयों थे, उन्होंने क्या किया, एक बॉम्बे कमेटी बनाई और एक खिलाफत मूवमेंट चलाया, और गांधी जी ने भी उनका साथ दिया था, ठीक है। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी नहीं बनाई थी, वो मोहम्मद अली, शौकत अली ने बनाई थी, बट गांधी जी ने बाद में इनका साथ दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिया। 2013 में, 15 में, 17 में आया क्वेश्चन है। आपको याद होगा एक जगह थी जिसका नाम था चौरी चौरा, ठीक है, या इसको चौरा चौरी बोलते हैं, ठीक है। तो चौरा चौरी के अंदर क्या हो गया था कि हमारे पुलिस वाले और सत्याग्रह के बीच में लड़ाई हो गई थी, और आपको पता है गांधी जी तो सत्याग्रह का पुजारी है, वो तो वॉयलेंस पसंद नहीं करते। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, दंगे हो गए, लड़ाई वगैरह हो गई, अब मैं अपना मूवमेंट जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेता हूँ, ठीक है जी। चलो, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एक मार्क्स के भी क्वेश्चन हमने इसमें कवर करवा रखे हैं। ऑल तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक मार्क्स के लिए अलग से वीडियो भी बना रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका एक मार्क्स भी कटे। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैप की वीडियो का लिंक भी। चौरी चौरा जो है ना, वो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि एनसीएम कहाँ पर, किस वजह से खत्म हुआ था, किस इंसिडेंट की वजह से खत्म हुआ था। तो आपको लिखना है चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो रुका था। मैं अगर बहुत तेज बोल रहा हूँ ना, तो वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका क्लियर हो। ओके ओके। और अच्छा, अब आते हैं, पहले तो ये इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर आपको एक बात बतानी है। आ, हाँ, ये जो वंदे मातरम है, इसको ना आनंद मठ, एक बुक है, नॉवल है, उसमें लिखा गया था। और एक किसने लिखा था वंदे मातरम को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आज आप ढूंढोगे ना, आपको बंगाल में बहुत ही कम चट्टोपाध्याय मिलेंगे, चटर्जी मिलेंगे ज्यादा। पता है क्यों? ब्रिटिशर से चट्टोपाध्याय बोला नहीं चाहता था, उन्होंने चटर्जी कर दिया, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के लिए वो बहुत कुछ करते थे, जैसे कि आपको पता है पारसी, अब है ना, उनके पारसियों के नाम देखना, डब्बे वाला, स्क्रू वाला, मिस्त्री, है ना, ये मिलेंगे। पता है क्यों? वो बेसिकली क्योंकि जो हमारे पारसी लोग होते थे ना, उनको उनके काम से ही जाना जाता था, ठीक है। चलो, और बाकी मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको हमारी वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी, आपको पता है हमारी वेबसाइट का नाम है, सीधा गूगल पे जाना, मेन पॉइंट स्टडी लिखना, ठीक है। ये देखो, ये लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्लास 10th पे क्लिक करना, तो ऐसा पेज खुलेगा आपके सामने, ठीक है। नीचे आना, राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, किसी भी चैप्टर को खोलना, ठीक है। खोलोगे, नेशनलिज्म इन यूरोप खोल लिया मान लो आपने, राइज इन, तो ये मिलेंगे आपको। अभी इस पर क्लिक करोगे वीडियो खुलेगी, ठीक है, बट डोंट वरी, पीडीएफ डाल दूंगा मैं। और नहीं तो ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, मेन पॉइंट स्टडी 10, टेलीग्राम हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। बाकी देखो, नोट्स एकदम फ्री है, सब कुछ एकदम फ्री है, बट आपको पता है वेबसाइट पे कुछ डालते हैं ना, तो उसकी सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फाइनेंशियली स्टेबल है और सपोर्ट करना चाहे, तो ये हमारा पेटीएम का एक ऑप्शन है, पेमेंट का एक ऑप्शन है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये बात है ना, उन बच्चों के लिए नहीं है जो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल नहीं है। बच्चा, आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, थोड़ा सा दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट मत करो, आपके लिए भी उतना ही कंटेंट अवेलेबल है, आपको भी नोट्स मिलेंगे। मैं ये बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे को पेमेंट करोगे तभी आपको नोट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये नोट्स सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। बट आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो और आप सपोर्ट करना चाहते, क्योंकि आपको तो मिल रहे हैं नोट्स, बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपके पीछे जो 9th वाले बच्चे हैं, जब वो 10th में आएंगे तो शायद उनको नोट्स ना मिल पाए, ठीक है। और बाकी सपोर्ट कितना छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर रहता है, ठीक है। चलो, और बाकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी के अलावा एक हमारा चैनल है मेन पॉइंट टेक, इस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट पैसे कैसे अर्न कर सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर पैसे से रिलेटेड दिक्कत है, मैं ये बताता हूँ कि एनिमेशन वीडियो फोन से कैसे बना सकते हो, उसको यूट्यूब पे अपलोड कैसे कर सकते हो, है ना, अर्निंग वगैरह कैसे कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी भरत कुमार खोरवाल है हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, और मैं अभी इस टाइम इस पे ना लाइव वगैरह ले रहा हूँ, जो भी आपके एमसीक्यू वगैरह ना, वो लाइव वगैरह भी ले रहा हूँ, तो आ जाना इस चैनल पे, ठीक है। चलो जी, दोबारा से अभी उसी पे आ जाते हैं, किस पे, अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन वेयर, और ये गांधी जी ने सत्याग्रह इंडिया में आने के बाद कहाँ कहाँ पर किया, मैप का भी क्वेश्चन आ सकता है ये।
तो आपको याद रखना है गांधी जी ने चंपारण में 1917 में सत्याग्रह किया, 17 में ही खेड़ा के अंदर किया और अहमदाबाद के अंदर किया। चंपारण में क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो नील की खेती करने के लिए फोर्स कर देते हमारे फार्मर को, तो फार्मर के साथ मिलकर गांधी जी ने सत्याग्रह किया। क्रॉप फेलियर आ गया था खेड़ा के अंदर, तो टैक्स नहीं दे पा रहे हमारे फार्मर, तो उसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। तीसरा है हमारे कॉटन मिल वर्कर की सैलरी इंक्रीज करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया गांधी जी ने, ठीक है। चलो, सॉल्ट मार्च बिकम द बेस एंड बेस टू बिगिन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने 2017 में आया क्वेश्चन है, ठीक है, गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने के लिए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पता है ना, गांधी जी ने बोला था कि हम कोई ना कोई लॉ तोड़ेंगे। कौन सा लॉ तोड़ा गांधी जी ने? सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ में ये बोला गया था कि कोई भी बंदा है ना ब्रिटिश के अलावा नमक नहीं बना सकता। ब्रिटिश ने जिस कंपनी को, अपनी कंपनी को, अंग्रेज की कंपनी को परमिशन दे रखी है, उसके अलावा कोई भी नमक नहीं बना सकता। बट गांधी जी ने नमक बनाया, समुद्र के पानी को उबालकर साबरमती से लेकर दांडी तक की जो यात्रा निकाली थी गांधी जी ने। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर भी यूज करता था, गरीब भी यूज करता था, सारे के सारे लोग ये यूज करते थे, और ये जनरल इंटरेस्ट में था। डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग यूज करते थे, रिच और पुअर दोनों कंज्यूम करते थे, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर गांधी जी फार्मर के लिए मतलब फार्मर की कोई कोई लॉ तोड़ते फार्मर का, तो फार्मर ही सपोर्ट करते, बाकी लोग सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो इसीलिए गांधी ने ऐसी चीज चुनी जो कि सब लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो वर्किंग क्लास है ना, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा? तो मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं ना, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे सिर्फ एक जगह पर पार्टिसिपेट करा, नागपुर में। उसके अलावा ज्यादातर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। इसका पता बहुत बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि कांग्रेस जो है ना, बिजनेसमैन को सपोर्ट, बिजनेस, ओके मैं समझाता हूँ। इंडस्ट्री के जो मालिक है ना, इंडस्ट्री के मालिक है ना, वो दे रहे थे कांग्रेस को पैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने के लिए, ठीक है। तो कांग्रेस ने है ना वर्करों की नहीं सुनी। अब वर्कर क्या चाहते थे? उनको सैलरी मिले। अब है ना, उसके बाद जब जो कांग्रेस है उन्होंने बोला कि यार अगर हम वर्कर की सैलरी बढ़ाने की डिमांड करेंगे, तो इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्री के मालिक ये बोलेंगे मतलब हम आपको पैसे भी दे रहे हैं और आप हमारे खिलाफ वर्करों की सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हो। तो इसलिए कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, और इसी वजह से आप देखोगे वर्किंग क्लास जो है ना, जो वर्कर वगैरह थे हमारे इंडस्ट्री के अंदर, बहुत कम पार्टिसिपेट करा उन्होंने। तो यही बात लिखी हुई है, रीड कर लेना इसको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द एक्शन टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द नेशनलिस्ट हु अप्रेस द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बहुत बुरी चीज करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो थी जी जलियांवाला बाग मैसेकर। लोगों को डराने के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर पता है आपको? 5 नंबर में एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है, और ये पूरा का पूरा लिखना है आपको। सिंपल बताता हूँ, और ये देखो जो जो बिल्कुल डिट्टो आपको एग्जाम में लिख के आना है। 5 में से 5 मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। मैंने तभी आपके सामने आंसर लिखे, नहीं तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन दे देता, बट आंसर इसलिए लिखे हैं ताकि आधा मार्क्स भी ना कटे। अबे जलियांवाला बाग मैसेकर सुनो, हुआ क्या था? पंजाब के अंदर अमृतसर पड़ता है। अमृतसर के अंदर है ना अपना मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला। 13 अप्रैल 1919 की बात थी, ठीक है। लोगों को नहीं पता था कि जी मार्शल लॉ लगा हुआ है, वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए थे बैसाखी के मेले में। जनरल डायर ने क्या किया? चारों तरफ के गेट जो है वो बंद कर दिए और गोलियां चलवा दी। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे। और जब पूछा गया कि आपने क्यों किया ऐसा, तो वो बोलता है कि जी प्रोड्यूस दी मॉरल इफेक्ट ऑन सत्याग्रह माइंड, मतलब डराने के लिए किया बस। देखो, डराने के लिए इतने सारे लोगों को मार दिया उसने, कितनी बुरी बात है ना। फिर हमारे ब्रिटिशर, हमारे इंडियन ने भी थोड़ा गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे अटैक करना शुरू कर दिया, और उन्होंने, ब्रिटिश ने उसके बाद सॉरी मांगने की जगह हमारे लोगों को दबाया, नाक रगड़वाई, जमीन पे क्रॉल करने के लिए बोला। इवन उन्होंने बॉम्ब वगैरह भी गिरवाए हमारे एरिया के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, इंडिया में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दलित ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम पार्टिसिपेट करा। रीजन क्या था? सिंपल रीजन था। रीजन क्या था? क्योंकि जो कांग्रेस थी ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो थोड़ा भेदभाव करते थे। कांग्रेस उस टाइम दलितों के साथ बहुत भेदभाव करती थी। इसलिए आप देखोगे कि जो गांधी जी के अलावा, गांधी जी थोड़ा सा अच्छा मानते थे, वो ये कहते थे कि जी भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बल्कि वो तो अनटचेबल को एक वर्ड से, जो कि हरिजन, वैसे तो अनटचेबल कुछ नहीं होता, सारे के सारे सेम होते हैं, लोगों की सोच बुरी होती है, अब कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो महात्मा गांधी जी बोलते थे कि ये अनटचेबल नहीं है, हरिजन है, इंसान के भेजे हुए, भगवान के भेजे हुए बच्चे हैं ये, ठीक है। तो इनके साथ ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट कांग्रेस उल्टी खोपड़ी के लोग थे उस टाइम, बहुत सारे, वो करते थे बहुत बुरा भेदभाव। अब जब आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, तो मतलब पता है भेदभाव कैसा, वो कहते थे आप पार्टिसिपेट ही मत करो। दलित कहते थे हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो कांग्रेस मना कर देती कि नहीं, हमें आपका चाहिए ही नहीं। क्योंकि उनको डर था कि यार बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने, दलितों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ठीक है। क्योंकि वो सोचते थे यार आप तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा छुआछूत कर रहे हो, तो इसलिए दलितों ने पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर, आपको पता है भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया। अब क्या काम किया उन्होंने, देखो उन्होंने दलितों के लिए तो पहले तो उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वगैरह मांगा, ठीक है, दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम करा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना वो गांधी जी के साथ गांधी जी के सामने बैठे और उन्होंने बोला कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए दलित के लिए। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि एक एरिया जिसमें दलित ज्यादा है ना, वहां पर दलित ही खड़ा होना चाहिए और वोट भी दलित ही डालेगा, ठीक है। बाद में ऑल्दो गांधी जी नहीं माने इस बात पे, तो इसी के लिए एक पूना पैक्ट साइन हुआ जिसमें ये बात बोली गई कि एक एरिया में अगर दलित जाना है ना तो चलो खड़ा तो दलित होगा बट वोट सारे डालेंगे। तो इस बात पे गांधी जी एग्री हो गए और पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन 2014 में ऑल इंडिया में और 2012 में आया हुआ है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो मैंने देखा है बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर भी देखे, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने सैंपल पेपर भी देखे हैं और उसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा है। क्वेश्चन क्या है कि वुमेन्स ने कैसे पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है, और उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो देखो वुमेन्स ने बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी के कहने पे। उन्होंने भी मार्च निकाला, उन्होंने भी सॉल्ट नमक बनाया पानी उबाल के, उन्होंने भी पिकेटिंग करी, फॉरेन गुड्स को जलाया, लिकर शॉप के आसपास खड़ी हो गई, जेल तक गई वो, बट उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला कि ये हमारी सेक्रेट ड्यूटी है, देश के लिए है, ये हमारी ड्यूटी है और हमको करनी है, बट उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप देखोगे ना जो कांग्रेस थी खुश तो थी कि हाँ जी वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, बट वो वुमेन्स को कुछ पोजीशन नहीं देना चाहते थे। वो कहते अब कर लो पार्टिसिपेट बट पोस्ट मत मांगना कोई, है ना, औरत के लिए कोई पोस्ट मत मांगना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, है ना। और बहुत सारे लोग जो थे ना वो वुमेन्स को उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहते थे बट ये नहीं चाहते थे कि उनको कोई पोस्ट वगैरह मिले, ठीक है, वुमेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है डेवलपमेंट विच लीड टू दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, ठीक है। तो पहले तो बहुत सारे वो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट ही बता रखा है। पहले तो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के खत्म होने के बाद जलियांवाला बाग हुआ था, तो वो भी एक रीजन था जिसकी वजह से ये पूरा वही इंसिडेंट लिखा हुआ है जलियांवाला बाग का मैसेकर। और फिर खिलाफत कमेटी, तो इन उस टाइम क्या था, रॉलेट एक्ट को लेकर भी लोग गुस्सा थे, जलियांवाला बाग मैसेकर को लेकर भी लोग गुस्सा थे, है ना। बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे थे जनरल डायर ने, और लास्ट में वो खिलाफत इशू को लेकर। तो इन चारों चीजों को लेकर ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है हमारा शुरू हुआ था। नेक्स्ट, अरे हाँ सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन कंट्री साइड। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना हमारा वो कंट्री साइड में गांव के अंदर कैसे फैला। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, मतलब सबसे पहले तो वही ये याद है ना गांव की बात हो रही है। एक सेकंड एक सेकंड, ये है ना आई एम रियली सॉरी, ये कंट्री साइड नहीं होना चाहिए, टाउन होना चाहिए। कंट्री साइड का अलग है, टाउन की बात है। सिटीज में टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा, ठीक है। तो ये बता रखा है, जैसे मैं आपको बता ही चुका, स्कूल जाना छोड़ दिया टीचर ने, स्कूल ने बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। लॉ जो लॉयर है उन्होंने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। हर जगह पर इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। सिर्फ एक मद्रास के अंदर एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, उन्होंने नहीं किया, बाकी सबने बॉयकॉट किया। फॉरेन गुड्स की पिकेटिंग वगैरह की गई, बॉन फायर में उनको जलाया गया। और पहले क्या था, लोगों ने कपड़े वगैरह जो है ब्रिटिश के त्याग दिए, और जो पहले 102 करोड़ के कपड़े मंगाए जाते थे ब्रिटेन से इंडिया के अंदर, अब वो सिर्फ 57 करोड़ के रह गए। मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ जिससे इंडिया का टेक्सटाइल भी थोड़ा ऊपर की तरफ गया। बट ये मूवमेंट जो है जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आ गया, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, और खादी बहुत महंगी आती थी, तो इस वजह से लोगों ने पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया और दोबारा से वहीं पर आ गए जहां पर वो थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना सक्सेसफुल हुआ बट और सक्सेसफुल हो सकता था। किन चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पहला, दलितों ने कम पार्टिसिपेट करा क्योंकि वो आपको पता है कांग्रेस जो है वो भेदभाव करती थी। दूसरा है नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम ने भी कम पार्टिसिपेशन दिखाया क्योंकि जो कांग्रेस है ना कहीं हिंदू महासभा और हिंदू रिलीजन के ज़्यादा पास आती थी। तो ये बात कुछ मुस्लिम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप जी हिंदू हिंदू के साथ क्यों हो, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ओके, और नेक्स्ट है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबका अपना अपना फायदा था, हर बंदा अपना फायदा देख रहा था, सब पूरा एज अ कंट्री कोई अपना फायदा नहीं देख रहा था, अपना अपना कि भाई फार्मर का फायदा हो जाए, बिजनेसमैन का फायदा हो जाए, वर्कर सोच रहे वर्कर का फायदा हो जाए, तो कलेक्टिव नहीं देख रहे थे। इसकी वजह से इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और लास्ट पॉइंट ये है कि कांग्रेस जो है उन्होंने बिजनेसमैन का सपोर्ट किया, आपको पता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। तो ये और बहुत कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं करा, पता है क्यों? वो कह रहे थे यार इलेक्शन को हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेंगे, जीतेंगे और ब्रिटिश के सामने जाके उनके साथ काउंसिल में बैठ के उनकी पॉलिसी का विरोध करेंगे। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ठीक है।
अब ये देखो, रोल ऑफ बिजनेसमैन, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखो कितनी बार आ रखा है। क्वेश्चन सिंपल है कि जो इंडस्ट्रियल थे, जो अमीर लोग थे ना, बिजनेसमैन थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो इंडस्ट्रियल वर्कर का पूछा हुआ है, सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट का पूछा हुआ है, अमीर अमीर लोगों का पूछा हुआ है कि कैसे उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप सबका याद करना। सबका किसका? रिच फार्मर का। रिच फार्मर ने कैसे पार्टिसिपेट करा? तो रिच फार्मर ने बेसिकली क्यों पार्टिसिपेट करा ये बता देता हूँ पहले। तो इन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट करा ताकि लैंड रेवेन्यू कम हो जाए। पुअर पीजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट करा? ताकि जो उनको रेंट देना पड़ता है वो ना देना पड़े और लैंड रेवेन्यू कम हो जाए। वुमेन्स ने तो आपको पता भी पढ़ लिया वुमेन्स के बारे में। बिजनेस क्लास ये चाहती थी कि ब्रिटिश जो है ना, वो इम्पोर्ट पर जो बाहर से इम्पोर्ट आ रहा है ना, उस पर कुछ कंसेशन वगैरह दे और उनको रिस्ट्रिक्ट करे। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन भी अपना फायदा देख रहे थे कि बाहर से कोई चीजें ना आए, क्योंकि बाहर से चीजें आएगी तो बिजनेसमैन की चीजें कोई नहीं खरीदेगा भारत में। तो इसलिए वो ये चाहते थे, और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अपनी सैलरी इंक्रीज करना चाहते थे। तो इस इन सब के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, बट बिजनेस क्लास का पढ़ लेना। और बिजनेस क्लास के लोगों ने अपने लिए एक फिक्की भी बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम भी लिखे हैं, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला हो गए। ठीक है, वो बेसिकली चाहते थे कि उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाने के लिए। उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया पैसे के टर्म्स में। ठीक है, और वो क्या चाहते थे? मोस्टली बिजनेसमैन सी स्वराज एज द टाइम तो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्ट द बिजनेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द ट्रेड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट। वो ये कहते थे अगर अंग्रेज जो है ना अड़ंगी लगाना छोड़ देना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वर्किंग क्लास का लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा गोदाम हिल्स के अंदर, आपको पता है एक पर्सन थे जिनका नाम था अलौरी सीताराम राजू, याद है? अलौरी सीताराम राजू जो थे ना, हमारे RRR मूवी इन पे भी बनी है, ये भी है। शायद अजय देवगन अलौरी सीताराम राजू का रोल कर रहे थे। ठीक है, मेरे को पता नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी, किसी ने बताया था मेरे को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थी उन्होंने बहुत खराब खराब लॉ निकाल लिए थे कि आप जंगल में नहीं जा, क्योंकि जो वहां पर है ना, जो हमारे गोदाम हिल्स के अंदर जो लोग थे वो बेसिकली जंगल से ही चीजें लेते थे। तो ब्रिटिशर ने कहा आप जंगल से चीजें मत लो। तो इसके खिलाफ जो है हमारे बहुत सारे आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और उनके लीडर पता है कौन थे? अलौरी सीताराम राजू। ठीक है जी, अलौरी सीताराम राजू जी। ठीक है, पूजा भी जाता है, आपको मैं बता दूं बहुत इलाकों में उनको, है ना, कि बहुत ब्रेवरी का काम किया। एक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गांधी जी ने, आपको पता है कि लेटर जो लिखा था उसमें क्या क्या डिमांड थी, है ना, यही बताना है ना। 2 टाइप ऑफ डिमांड बता देनी है। पहले तो टैक्स कम करवाने के लिए और सॉल्ट लॉ को सॉल्ट लॉ हटाने के लिए, सॉल्ट पे जो टैक्स है उसको हटाने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाला था, है ना। चलो, अब सॉल्ट के बारे में वो पूरी स्टोरी बतानी है आपको, है ना, अलग से भी आ सकता है कि मेन फीचर ऑफ सॉल्ट मार्च। अब देखो, सॉल्ट मार्च के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या था। गांधी जी ने ना 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा, और उसमें उस 11 डिमांड बोली कि 11 डिमांड हमारी पूरी कर दो। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने नहीं करी। गांधी जी ने फिर एक लेटर लिखा 11 मार्च को और 2 मार्च को, और बोला कि अगर आप ये हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे ना, मैं दोबारा लेटर लिख रहा हूँ, अगर ये डिमांड आपने पूरी नहीं करी ना, मैं 11 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकाल दूंगा। लॉर्ड इरविन ने बोला जो करना है वो कर लो, अपन नहीं करने वाले आपकी डिमांड पूरी। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकालना शुरू कर दिया। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च साबरमती से दांडी तक का निकाला, 78 वॉलंटियर्स के साथ निकाला। 240 मील का रास्ता था, हर दिन गांधी जी 10 मील चलते थे, और 24 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को वो पहुंच गए दांडी, और उन्होंने सब रियली सॉरी, जल्दी बोलने के चक्कर में ना मेरा गला दर्द हो गया। सॉल्ट मार्च जो है, सॉल्ट गांधी जी ने उबाला, पानी उबाला और नमक वगैरह बनाया समुद्र के पानी से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ओके, द फार्मर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द महात्मा गांधी आइडिया ऑफ स्वराज। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, जो हमारे देखो गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी बोलते थे हिंसा के मार्ग पे चलो, शांति, है ना। अलौरी सीताराम राजू बोलते थे कि अपन गांधी जी के साथ तो हैं, बड़े गांधी जी बोलते हैं ना कि जी एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, अपन इसके फेवर में नहीं है। तो अलौरी सीताराम राजू ने कहीं ना कहीं मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चलाया, और ब्रिटिशर को नाप दिया, गुद्दी बुद्दी नाप दी उनकी, और उनको 9-2-11 कर दिया। यस सर नो? तो बेसिकली इस आइडिया, गांधी जी के जो ये वाला आइडिया था ना, स्वराज का आइडिया, उस पे तो वो एग्री करते थे, क्या हाँ स्वराज होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए, देश में हमारी सरकार होनी चाहिए, ब्रिटिश नहीं होने चाहिए। बट गांधी जी के जो सिविल डिसोबीडियंस जो शांति का मूवमेंट है ना, क्या कहते हैं उसको, स्वराज, स्वराज सॉरी सत्याग्रह, उस पर बिलीव नहीं करते थे लॉरी सीताराम राजू। और फिर वो लॉरी सीताराम राजू के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, है ना, जैसे बताइए, लॉरी सीताराम राजू के बारे में बता ही दिया था मैंने आपको। ठीक है जी, कि वो पहले क्या करते थे, जंगलों से चीजें वगैरह लेते थे, अंग्रेजों ने मना कर दिया था, उसी को लेकर लॉरी सीताराम राजू ने फिर ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दिया, मूवमेंट वगैरह शुरू कर दिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट ने अवध के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? आपको पता ही है, अभी तो हमने शहरों के अंदर देख लिया प्रोटेस्ट कैसे हुआ, ट्राइबल एरिया में देख लिया गलौरी सीताराम राजू का, अब थोड़ा गांव वाले इलाके में देख लेते हैं। गांव वाला एक गांव का एक एरिया है जिसका नाम है अवध। तो अवध के अंदर क्या होता था, एक फ्री में काम करवाया जाता था जिसको कहते हैं बेगार। इससे लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। और उनके पास फ्री में काम करवाया जाता था, उनसे रेंट वगैरह लिया जाता था जमीन पे काम करने के लिए, हाई रेंट हुआ करता था। इस चीज को लेकर है ना, अवध के किसान जो है, छोटे किसान गांव में बहुत परेशान थे। तो ये है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उनमें डिफरेंस बताओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉलोनियल लॉ को तोड़ने की बात नहीं करता, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉ को तोड़ने की बात करी गई थी। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो मैक्सिमम पीसफुल था, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो यार लॉ को तोड़ रहा था, पीसफुल नहीं था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। मुस्लिम ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था क्योंकि इसमें खिलाफत की बात आ गई थी, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। बेसिकली जो स्वराज था वो हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने के लिए किया गया था, आपको पता है, क्योंकि जो हिंदू थे वो स्वराज की बात कर रहे थे, जो मुस्लिम थे वो खिलाफत की जो है वो पावर जो है हमारे खलीफा की उनको डिफेंड करने की बात कर रहे थे। तो दोनों साथ में आए, इसके लिए नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। बट जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्वराज को लाने के लिए और सॉल्ट लॉ को खत्म करने के लिए किया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेलियर ऑफ साइमन कमीशन, ओ सॉरी, कॉजेज ऑफ सीडीएम, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, क्यों चलाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी चलो ये पहले इस पे आ जाते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। जब साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आई ना, तो बहुत सारे लोगों ने नारा लगाया गो बैक साइमन, साइमन कमीशन चले जाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और वो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर आने वाला था या उसको चेक करने वाला था, इंडिया के लिए बनाया गया था। और लोग इसलिए गुस्सा थे, नो गो बैक साइमन के नारे इसलिए लगाए थे क्योंकि उसमें कोई इंडियन ही नहीं था, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ सीडीएम में। गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च निकाला था, इसके क्या क्या रीजन है? सबसे पहले तो यार साइमन कमीशन जो है उसको लेकर गांधी जी गुस्सा थे कि यार उसमें कोई इंडियन नहीं है। तो इसके लिए गांधी जी ने कहीं ना कहीं डिमांड रखी कि जी उस साइमन कमीशन में भी इंडियन वगैरह होने चाहिए, ऐसा नो। और बहुत बुरा लग रहा था उनको। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन, ये वाला अभी इस पे आएंगे, चलो इसी पे आ जाते हैं। पहले इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 के टाइम में, आपको पता है बहुत बुरा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था हमारे फार्मर पे। तो उनका आप कह सकते हो कि लैंड रेवेन्यू कम करवाने के लिए भी 11 जो लेटर लिखा था ना गांधी जी ने, 11 डिमांड, उसमें से ये भी थी कि फार्मर का थोड़ा पे रेवेन्यू कम किया जाए, उनको जो टैक्स है उनको कम देना पड़े, ठीक है। ना नेक्स्ट है कि जो बुरे बुरे लॉ थे जिसमें सॉल्ट लॉ हो गया, फॉरेस्टियल कॉलोनियल लॉ के जंगलों में नहीं जा सकते आदिवासी लोग, ये, और पूर्ण स्वराज पाने के लिए। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा। ओके क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं इस चैप्टर के और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और वो क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुन लो, घुमा फिरा के पूछा जाता है बट सुनो। एवेल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोकलोर सॉन्ग पॉपुलर प्रिंट एक्सेट्रा इन द नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। Nationalism spread when the people began to believe that all part of the same nation justify the statement। अब ये है क्या, ये सुन लो मेरी बात। पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चे, कुछ ना कुछ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, रोमांटिसिज्म वाला, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बट आपने अगर मेरी वीडियो देख रखी है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो, लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए सॉन्ग पॉपुलर प्रिंट, इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात हो रही है। एग्जाम में ना आपको इंडिया लिखा हुआ आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या किया गया सारे लोगों को इंडिया में साथ लाने के लिए? तो वैसे तो मैं सपोर्ट मटेरियल को प्रेफर नहीं करता, बट इसमें ना सपोर्ट मटेरियल में बहुत सही एक अ, आप कह सकते हो लिमिट में आंसर लिखा हुआ है। नहीं तो आपको अगर मैं इसका आंसर बताऊंगा तो कुछ बच्चों को बड़ा लग सकता है वाला आंसर, बट मैं कहूंगा इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ये भी आंसर है। अब क्या क्या किया गया था मैं आपको बताता हूँ, लोगों को साथ लाने के लिए क्या किया गया था। पहले तो इमेज ऑफ भारत माता को क्रिएट किया गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो, जब मैं बोलता हूँ भारत माता तो इसका मतलब क्या है कि वो किसकी माता है? हिंदू की माता है, सिखों की माता है, जैनियों की माता है, मुस्लिम की माता है, किसकी माता है? सबकी माता है, यस और नो। जब हम भारत माता बोलते हैं तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है हमारे कल्चर से कि जी भारत माता मतलब पूरे भारत की माता, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन पारसी यहूदी कोई भी इंडिया में रहता है वो सबकी माता है। तो इससे सारे के सारे लोग साथ में आए ना, यस और नो। नेक्स्ट है जी कि इंडियन फोकलोर्स और ओके इंडिया के बहुत सारे फोक सॉन्ग और लेजेंड्स वगैरह, टेल्स वगैरह, कहानियां वगैरह इकट्ठी करी। जैसे एक पर्सन थे जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर, आपको तो पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, उन्होंने भी बहुत सारे राइम्स वगैरह और मिथ वगैरह को कलेक्ट किया, लिखा। हमारे मद्रास के अंदर नतेशा शास्त्री थे, उन्होंने भी पब्लिश करी 4 वॉल्यूम की बुक जिनका नाम था तमिल फोकलोर्स, है ना, फोक टेल्स। उनके अंदर, और बुक का नाम वैसे था सदर्न, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया था, उसमें भी इंडिया के बहुत सारे लिटरेचर वगैरह लिखे गए, ठीक है। तो ये सारी, और उन्होंने तो ये भी बोला
कि जो हमारे फोकलोर्स है ना वही हमारा नेशनल लिटरेचर है। किसने बोली थी बात? नतेशा शास्त्री ने। 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी किया लोगों को साथ लाने के लिए। यस और नो? पूरे इंडिया के लोग कि देखो अगर अंग्रेज चले भी जाएंगे ना तब भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट है एक स्वदेशी, एक एक आइकन वगैरह, सिंबल वगैरह का भी यूज किया गया था, जैसे ट्राई कलर। अब जब मैं झंडा देखो, सब आप अगर देखोगे ना, जो जैसे सिखों का झंडा होता है अपना निशान साहिब होता है, यस सुनो। हिंदू का झंडा होता है, भगवा झंडा होता है, हरा झंडा लेके मुस्लिम वगैरह जाते हैं, यस सुनो। अब हर धर्म का झंडा देखोगे ना अलग अलग, अपने जैनियों का झंडा अलग होता है, यस सुनो। सबका झंडा जो होता है वो अलग अलग होता है, यस सुनो। तो इसीलिए सबको कलेक्टिव लाने के लिए क्या किया गया, अपना ट्राई कलर, अपना तिरंगा जो है वो लाया गया। तिरंगा पहले ऐसा भी था और फिर ऐसा भी आया। इसमें जो ये वाला है ना, ये चांद मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, ये हिंदू को रिप्रेजेंट करता है, ये 8 जो लोटस है, कमल है, ये इंडिया के 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब ये देखो क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है, बट है ये कलेक्टिव बिलोंगिंग का ही टॉपिक। बाकी आप इसमें से भी कर सकते हो, बात वही लिखी हुई है जो मैंने बताया, बट इसमें टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं। फिगर और इमेज का यूज किया गया लोगों को साथ लाने के लिए, फोकलोर्स का यूज किया गया, आइकन एंड सिंबल का यूज किया गया जिसमें ट्राई कलर की बात करी गई है। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को दोबारा लिखा गया। जो हमारे हीरोज थे ना, जैसे रामानुजन हो गया, आर्यभट्ट हो गया, इनको इनके बारे में लोगों को बताया कि देखो आप ये मत समझो अंग्रेज चले जाएंगे तो हम कुछ नहीं रहेंगे, अंग्रेज से पहले भी हम थे, बहुत बढ़िया थे, और अंग्रेज के बाद भी थे, बाद भी रहेंगे। और आज देखो बात साबित हुई, आज हमारी इकोनॉमी ब्रिटेन से ज्यादा है। ठीक है, तो जी कर दिया हमने। ठीक है, बट दिक्कतें भारत में और भी अभी भी करीबी है, प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे, मिलके करेंगे। आप करोगे, बड़े हो जाओगे, आप भी करना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, है ना? तो यही है। बाकी वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो तो आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में दिया था। ठीक है, आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, बाकी एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। इसका जो लिंक है, या मैं ये जो पीडीएफ वगैरह है ये वाली, ये मैं आपको हमारे जो चैनल है उस पर दे दूंगा, मेन पॉइंट स्टडी वाली वेबसाइट पे दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर दे दूंगा। और एक और बात, यहाँ पर है ना, आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, ये लिंक है बेसिकली। ठीक है, आप यहाँ पर चैप्टर, यहाँ पर क्लिक करोगे तो हिस्ट्री के चैप्टर खुल जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करोगे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यू खुल जाएंगे। तो ये मैंने आपके लिए बनाया, तो ये पीडीएफ दे दूंगा ना, इस पर क्लिक करके आप सारे की सारी वीडियो पे खुद ही जा सकते हो। ठीक है, चलो। बाकी जैसे मैंने बोला, अलग अलग चैनल जो है हमारे उनको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मेन पॉइंट भरत कुमार खोरवाल हो गया, मेन पॉइंट टेक हो गया, अर्निंग से रिलेटेड इस पे वीडियो बनाता हूँ। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, क्या सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अभी मैं किसी रिलीजन का बोलूंगा तो वो तो अलग हो गया, फिर मेरे रिलीजन के लोग होंगे। जब मैं किसी और रिलीजन का बोलूंगा तो अलग होंगे, बट जब मैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बोलता हूँ ना, ये एक ऐसी चीज है जो पूरा इंडिया को साथ में लेकर आता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी हो भारत में, बट ये बात जब मेरे मुंह से आप सुनोगे तो खुशी मिलती है लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।